अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से और पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर वनडे वर्ल्ड कप में अपनी मौजूदगी के एहसास को साबित कर दिया है। कल हमने देखा कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो अपनी साबिक पेस में नजर आए और बांग्लादेश को एक बड़ा स्कोर करने से रोका। बांग्लादेश महज 204 रन ही बना सका और उसके बाद जब बैटिंग करनी आई है पाकिस्तानी टीम तो अनएक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस थी वो हमने देखी। फखर जमान की शानदार उनकी वापसी थी जिसने मैच का मजा दुबाला कर दिया है। अब्दुल्ला शफीक की बात करें, फखर जमान की बात करें तो उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ छक्के और चौके लगाए और अब पाकिस्तान इस मैच में जीतकर 5वीं पोजीशन पर आ चुका है। पॉइंट्स टेबल को जब हम देख रहे हैं तो पॉइंट्स टेबल में इस वक्त तब्दीली नजर आ रही है। पहली 4 टीमों की तो वही पोजीशन है, अलबत्ता अफगानिस्तान 6ठे और श्रीलंका 7वें नंबर पर चला गया है। जबरदस्त परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान की जानिब से कल हमने देखी। फखर जमान की वापसी से पाकिस्तानी टीम को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इमामुल हक को बेंच पर बिठाया गया है और फ़खर को जब ट्राई किया गया है तो उन्होंने मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट की जाती है, क्योंकि बहुत लंबे वो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन कल के मैच में उनकी फॉर्म भी वापस आई है और पाकिस्तान की जीत में उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार भी अदा किया है। मैच के हवाले से प्रोग्राम में आगे चलकर बात करते हैं। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरी। मफाहमत, नवाज शरीफ की अहम लोगों से मुलाकात मुतवक्के। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को आउट क्लास कर दिया और मुसलसल शिकस्तों के बाद बिलाखिर कौम को खुशखबरी मिल ही गई। कौमी टीम ने फतह का जाम पी लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेटों से मैच जीता है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस आईसीसी वर्ल्ड कप के 31वें मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 205 रन का हदफ दिया था, जो कि पाकिस्तानी टीम ने 32.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर बआसानी पूरा कर लिया। जबकि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी वनडे में तेज तरीन 100 विकेट लेने वाले बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को पीसीबी की तरफ से इज्जत ना देने पर वो बहुत मायूस हैं। माइकल वॉन ने कहा कि शाहीन आफरीदी के कप्तान बनने की अफवाहें और स्क्रीनशॉट्स लीक होना बाबर आजम की तौहीन है। बाबर आजम एक आलमी मयार के बल्लेबाज हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी लाजवाब हैं। निजी टीवी पर सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी के वर्ल्ड कप से कबल खिलाड़ियों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तनाज़ात साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कप्तान बाबर आजम को चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ के घर ले जाकर दूर करवाए थे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी ने हमें ज्वाइन किया। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल टीम ने हमने देखा कि दोबारा बैटिंग बॉलिंग में दोबारा से परफॉर्मेंस करते हमें दिखाई दिए हैं। बड़ा प्रेशर था, 4 मैच हारकर हम आ रहे थे और यही कहा जा रहा था कि बांग्लादेश भी हमारे लिए बड़ा एक मुश्किल हरीफ होगा। फिर बोर्ड में भी तनाज़ात चल रहे हैं, वो प्रेशर भी पाकिस्तानी टीम पर है, कप्तान पर प्रेशर है। उनकी परफॉर्मेंस हम खुद देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, बट पाकिस्तान एक अच्छा मैच जीता है कल। बहुत अच्छा खेल है और यही कॉम्बिनेशन के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। दुख वाली ये बात है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ पहले नहीं खेल रहे थे और इसकी क्या वजह है, मेरे जहां तक ख्याल है वो ये है कि फखर जमान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिससे आपको पता है कि पूरी टीम में कॉन्फिडेंस आ जाती है, इसलिए क्योंकि वो एक मैच विनर है और साथ साथ उन्होंने वही चीज बैटिंग दिखाई थी जिसको हम, और इसी के साथ साथ अब टीम में कॉन्फिडेंस आ गया। और मेरा जहां तक ख्याल है कि जो अगले 2 मैचेस हैं, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ और दूसरा इंग्लैंड के साथ, अब हमारी टीम कॉम्बिनेशन अच्छी होगी और इंशाल्लाह उम्मीदें हैं कि अगले 2 मैचेस भी हम और जीतेंगे और हमारी जो है आगे तवक्कुआत है कि हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, उसके भी अभी भी जो छोटी चांसेस हैं वो भी अभी भी रोशन नजर अली। अगर हम अगले 2 मैचेस भी जीत जाते हैं, न्यूजीलैंड को हराते हैं, इंग्लैंड को हराते हैं, एक अच्छे मार्जिन से अगर हराते हैं, तो फिर भी अगर मगर वाली सिचुएशन में हैं अभी भी हम। बिल्कुल अगर मगर वाले सिचुएशन देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराना है। वो तो अगर उनको शिकस्त दे दी है तो ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो मैच है कि हमने जनूबी अफ्रीका को सपोर्ट करना है, इसलिए क्योंकि अगर हमने आज जनूबी अफ्रीका को सपोर्ट कर लिया तो फिर न्यूजीलैंड भी वो 4थे पोजीशन की अब रेस के लिए आ जाएगी। जनूबी अफ्रीका ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया, फिर हमारा अगला मैच है न्यूजीलैंड को हम हरा देंगे। और अगर फिर उसके बाद यही वाली बात है कि अगर श्रीलंका ने भी न्यूजीलैंड को हरा दिया और हमने अपने 2 मैचेस जीत लिए, रिमेनिंग जीत लिए, तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्का कर लेगी। ठीक है, यानी कि जो हमारा सफर है वो सिर्फ हमारी जीत पर मुनहसर नहीं है, वो इस पर भी मुनहसर है कि कौन सी टीम किससे हारेगी। और ये हमेशा हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम हमेशा से इसी तरह से अपना रास्ता बनाती रही है। अच्छा, जैसे हमने कल देखा फखर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इमामुल हक को बाहर बिठाया, वो पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतर रहा है। 33वें ओवर में हमने मैच खत्म किया, 3 विकेटों पर हदफ हासिल किया। हमारा रन रेट कितना बेहतर हो चुका है, रन रेट का भी फायदा मिला हमें।
जी बिल्कुल, नेट रन रेट का फायदा तो हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना हमें शुरुआत में नुकसानात हुए थे इस टूर्नामेंट में। हमारा जो पहले जो नेट रन रेट था वो तकरीबन -0.3 था, अब -0.024 है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है। लेकिन देखें, आगे बढ़ने के लिए अब नेट रन रेट का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा जाहिर से होगा, लेकिन वही वाली बात है जो अभी मैंने आपको परम्यूटेशंस बताए। अगर मगर वाली सिचुएशन इसलिए बन चुकी है क्योंकि दो मैचेस जो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, एक तो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ क्योंकि हम वो 1 विकेट से हारे थे, और दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था जिसमें हमने कैचेस छोड़ते, उससे हमें काफी नुकसानात हुए क्योंकि वो दो ऐसे मैचेस है जो हम जीत सकते थे। जो अफगानिस्तान वाला जो मैच था वो तो हम नहीं कह सकते हम जीत सकते थे क्योंकि अफगानिस्तान ने काफी बड़े मार्जिन से हमें हराया था। ठीक है, अच्छा पहले फखर को क्यों नहीं फिर ट्राई किया गया? क्योंकि इत्तला तो ये मौसूल हो रही थी कि वो फिट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जा रहा था। और क्रिटिक्स अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर इस मैच में भी इमाम होते तो ये मैच भी हम 40 से 42 ओवर में जाकर जीतते। देखिए, मैं पहले भी यही कह रहा था कि फखर जमान की एक बहुत हमें नुकसान ये हुआ था कि फखर जमान को हमको लंबी सी इनिंग्स देनी चाहिए थी, लंबी सी ट्राई। ठीक है, वो थोड़े अनफिट हुए थे, लेकिन बात ये है कि फखर जमान एक फास्ट मैच विनर। हम आजकल ऐसी क्रिकेट खेलते हैं जिसमें हम जो ज्यादातर जो टीम्स हैं जो खेलते हैं वो ऐसे क्रिकेट खेलते हैं कि जल्दी जल्दी रन बनाए। फखर जमान की ये खासियत है कि वो जल्दी रन बनाते, रन बॉल पे खेलते हैं, और उन्होंने कल छक्कों की बरसात से पाकिस्तान को काफी अच्छा, मतलब बहुत बड़े अच्छे मार्जिन से जितवाया था। इमाम अगर होते तो वो अपने टाइम लगाए थे, वो टेस्ट प्लेयर अच्छे हैं, तो फखर जमान के आने से बहुत फर्क पड़ा है। और बात यही है कि हमारे नेट रन रेट को काफी अब फर्क पड़ चुका है। ठीक है, अच्छा अली, हम बाबर की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एक्सपेक्ट यही किया जाता है, बाबर इंडिया में हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वहां पर कुछ सेंचुरीज बनाएंगे, एक भी सेंचुरी अभी तक वो स्कोर नहीं कर सके हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? जो प्रेशर इस वक्त उन पर है, टीम को लेकर भी, टीम की परफॉर्मेंस को लेकर भी, बोर्ड में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, तो बाबर की परफॉर्मेंस भी खराब होती जा रही है। बिल्कुल हो रही है, और ये जो आप अभी कह रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में, मेरे ख्याल से जो बोर्ड का जो प्रेशर है उसकी वजह बाबर के बैटिंग पे काफी फर्क पड़ चुकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो उसको थोड़े प्रेशर के तरीके से दबाव के साथ साथ वो शॉटें खेले। ज्यादातर उन्होंने जो शॉटें खेली वो अपनी गलतियों से वो आउट हुए। कल भी शॉट उन्होंने ऐसा खेले था जो वो नॉर्मली इस तरह के शॉट नहीं खेलते हैं। पहले भी कुछ मैचेस हैं नेदरलैंड्स और साथ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो ऐसे आइडेंटिकल शॉट खेले थे, तो वो मुझे काफी अनकंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। जब फील्ड पे वो खेल रहे होते हैं तो वो वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये कि जो उनके रिमेनिंग जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जिस तरह कल फखर भी देखा था, और रिजवान हालांकि एक छोटा सा कैमियो एंड पे इख्तिताम पे, मैच के इख्तिताम पे खेला था, उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। उन्होंने तेज तरीके से वो साथ में खेले थे और साथ में इफ्तिखार भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे। तो बाबर आजम के साथ जाहिर नजर आ रहा है कि बाबर की फॉर्म बिल्कुल अभी गिर चुकी है और कॉन्फिडेंस उनमें कम है, लेकिन बकाया जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है अली, जब हमने देखा, हमने अपनी बेंच की जो स्ट्रेंथ है उसको यूज किया है, तो वो तब्दीलियां तो पाकिस्तानी हक में बहुत ज्यादा बेहतर रही हैं। ये जो रिजर्व खिलाड़ी हम साथ लेकर गए थे, इतना इंतजार क्यों किया गया? तो सवाल ये उठाया जा रहा है, जीत पर सब खुश हैं, लेकिन सवालात ये हो रहे हैं कि जो रिजर्व प्लेयर थे उनको क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? देखिए, रिजर्व अगर बात करें तो रिजर्व के 3 प्लेयर्स हैं, जिस तरह अबरार है, आपका हारिस है, और अबरार और हारिस है, और जमान खान है। वो तो अब नहीं खिला सकते जब तक हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड, जो इंजरी होंगे तो फिर आईसीसी के थ्रू एक्रेडिटेशन मिलेगी तो वो आके खेल सकेंगे, आईसीसी अप्रूवल। लेकिन जो हमारे बकाया प्लेयर्स हैं, सबसे मैं बात करना, दाद देना चाहूँ, तारीफ देना चाहता हूँ, वो मोहम्मद वसीम जूनियर है, क्योंकि मोहम्मद वसीम जूनियर ने कल भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग की थी, और पिछला मैच जो है साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो बात यही है कि उसको पहले से खिलाना चाहिए, क्योंकि देखिए बात यही है कि हमारे जो वीकनेस है, कमजोरी हमारी स्पिन डिपार्टमेंट, अगर स्पिन डिपार्टमेंट नहीं है तो हमें अपने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट पे जो है डिपेंडेंट होने चाहिए। और हमारे जो फास्ट बॉलिंग है जिसमें मोहम्मद वसीम और शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने बहुत ही अच्छी आउट क्लास बॉलिंग की है। और ठीक है, स्पिन डिपार्टमेंट में एक तो गलती ये की है कि उसामा को कि और कोई स्पिनर नहीं है, लेकिन कल उसामा ने भी ठीक की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि अब कल मैच जीते वो मोहम्मद वसीम और साथ में शाहीन शाह अफरीदी की वजह से। ठीक है, अच्छा इस वक्त जो बोर्ड में मामला चल रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कुछ ज्यादा दुरुस्त वक्त तो नहीं है
हैं, जिस तरह से स्क्रीनशॉट्स हमने देखा वो मंजर आम पर लाए गए, ज़बरदस्ती जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, क्यों इस तरह की हरकत की जा रही हैं? क्यों तमाम जो मलबा है वो सिर्फ कैप्टन पर डाला जा रहा है? और चीफ सेलेक्टर भी हमने देखा वो इस्तीफा देकर अब साइड पर हो गए हैं। ज़का अशरफ साहब हैं तो वो कह रहे हैं जी ये तो नजम सेठी साहब की टीम थी। तो टीम वर्ल्ड कप में है, टीम इस वक्त इस ऐसे मुल्क में मौजूद है जो कि कोई वजह ढूंढते हैं और वजूहात का एक पलंदा हमने उन्हें फराहम कर दिया। देखिए, ये तो सारा बचपना है कि ये जो चेयरमैन पीसीबी कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी का काम है कि टीम को फुली सपोर्ट करें। साथ में ये है कि फजूल में जाकर टेलीविजन पे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जो टेलीविजन किया एक सहाफी के साथ वो बहुत गलत था। इस वक्त हमारी टीम को सख्त जरूरत है क्योंकि अभी भी हमारी टीम जिंदा है वर्ल्ड कप में। और ये भी मैं साथ ये कहना कि जो सहाफी है उन्होंने भी काफी इमेच्योरिटी दिखाई थी क्योंकि उनको नहीं आना चाहिए इस वक्त जो इसकी जो पलंदा आया साथ में हम साफ जाहिर है। आप जो मुझसे पूछ रहे थे कि बाबर आजम पे आ चुके, बाबर आजम पे दबाव नजर आ रही है। ठीक है, बाबर आजम जो है उनको पूरे मुल्क की और टीम की सख्त जरूरत है, टीम की तरफ से मिल रही है। लेकिन जो पीसीबी चेयरमैन है उन्होंने काफी इसमें मामले में बहुत नुकसानात एक तो टीम को पहुंचे पूरी कौम को पहुंचाई है क्योंकि इसकी वजह से और सहाफी की वजह से काफी नजर आ रहा है कि बाबर आजम जो है उनका फॉर्म नहीं नजर आ रहा। बाबर आजम ऐसे प्लेयर है कि जिनको जहां फॉर्म भी ठीक होते हैं और जब सारे एनवायरमेंट भी ठीक है फिर वो परफॉर्म करें। जब तक उनको पूरी सपोर्ट नहीं मिलेंगी, बैकिंग नहीं मिलेंगे तो वो नहीं परफॉर्म है। तो मेरे ख्याल से उसके परफॉर्मेंस के बहुत फर्क पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें दाद देनी पड़ेगी टीम को क्योंकि टीम भी और टीम मैनेजमेंट ने उसको बैक किया और हमारी जो कौम है बाबर आजम के बिल्कुल जो है बिल्कुल उसकी बैक करी और उसके पीछे है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह ज़का अशरफ साहब की स्टेटमेंट ये थी कि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपनी दुकान से जाकर बैठ जाते हैं, जिन सहाफ़ी की आप बात कर रहे हैं पता नहीं शायद वो अपने सर्वाइवल की कोई जंग लड़ रहे हैं कि उन्हें इस तरह की हरकत करनी पड़ी हैं। कुछ जर्नलिज्म की भी कोई तरीकाकार होता है, ठीक है, लेकिन इस तरह से हमने देखा कि एक्सपोज किया जा रहा है, चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। तो ज़का अशरफ साहब ने खुद ऐसा क्यों किया? बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप सहाफी जिसकी बात कर रहे हैं उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बात ये वो काफी अरसे से और साल से ये कर रहे हैं और ज्यादातर वो इस तरह करते हैं हमारी टीम को नुकसान मनात पर, तो उनको बिल्कुल टीम की फिक्र नहीं है और साथ में है कौम की बिल्कुल फिक्र नहीं है। लेकिन ज़का अशरफ को इस मामले में जिसको बहुत कैसे एक्सपीरियंस कैंपेनर कराया जाता है और उन्होंने बहुत अच्छा पिछले टर्म बहुत अच्छा सर्व किया था जिसमें हम एशिया कप 2012 में जीते थे और हम वर्ल्ड नंबर 1 भी हुए थे जब जिसमें हमने टेस्ट नंबर 1 को हमने इंग्लैंड को हराया था। उनकी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है लेकिन उन्होंने इस दफा बहुत नुकसान पहुंचाया और ज़का अशरफ को इसके बारे में सोचना चाहिए जिसकी वजह से बहुत नुकसानात हुए। और साथ में काफी टीवी चैनल्स पे ये टीवी चैनल्स को और मीडिया को ज्यादातर इस पे नहीं फोकस करना, फोकस हमारी टीम पे फोकस करनी क्योंकि अभी भी इस वर्ल्ड कप में वो जिंदा है। और जहां तक मुझसे पूछे तो पर्सनली मैं ये भी समझता हूं कि पाकिस्तान अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मुश्किल हालात हैं लेकिन अगर कुछ परम्यूटेशन और अगर मगर वाली सिचुएशन हमें सपोर्ट करे तो अभी भी हम जिंदा है इस टूर्नामेंट में और टीम को और पूरी कौम को बिल्कुल हमारी टीम को सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त जो है हमारी टीम को सख्त जरूरत है पूरी कौम को और पीसीबी चेयरमैन और बोर्ड की। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम बैलेंस की बात करते हैं तो बोर्ड के दरमियान और प्लेयर्स के दरमियान भी बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जो इतलात हैं और जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त प्लेयर्स जो हैं वो बोर्ड पर हावी हुए हैं। जिस तरह से कहा गया कि बाबर ने कि ये मेरी टीम है, मैं इन्हीं प्लेयर्स को खिलाऊंगा और वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो मलबा फिर बाबर पर भी डल रहा है, जिम्मेदारी तो उन पर भी आ रही है। तो शायद फिर बोर्ड को इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करने की जरूरत भी है। बिल्कुल बैलेंस करने की जरूरत है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात की जाए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले उन्होंने जाके ये बात को फाइनल किया था और जो है साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कराई थी। अभी भी जो है कोलकाता इतलात ये आ रही है कि कोलकाता में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये चीजें जो बिल्कुल बोर्ड को और साथ में प्लेयर्स को और टीम को बिल्कुल बैलेंस करना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल नहीं बैलेंस किया और ये काफी अरसे से चल रही बात। यही होती है कि जो ये मैरी ग्राउंड होता है कि जब या तो नया पीसीबी चेयरमैन आते हैं तो वो चाहते अपनी टीम हो, अपना बोर्ड हो, अपने साथ में टीम हो और अपना भी कप्तान हो। और जहां तक टीम की और साथ में बाबर आजम के तो यही क्या कहा जा रहा है और यही इत्तलात आ रहे बोर्ड की तरफ से और चेयरमैन की तरफ से कि वो यही समझ रहे थे कि नजम सेठी की टीम है। देखिए, ये इस वक्त की बात नहीं है, ये बात यही है कि आपको टीम को सपोर्ट करना चाहिए और इस वक्त यही है कि इस वाले को बात को बिल्कुल जो है कि हम टीम को वो
इस कंट्रोवर्सी जो चल रही है इसको बिल्कुल साइड पे कर लेना चाहिए, टीम को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल हो रही है और बिल्कुल हुआ है, और इसकी वजह से पूरे दुनिया में हम पाकिस्तान टीम और साथ में बोर्ड का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन अभी भी बात यही है कि बोर्ड को और साथ में ज़का अशरफ को आके वो जो है माफी मांगनी टीम से और बाबर आजम से मांगनी चाहिए कि इसकी वजह से उनकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी और साथ में बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी बढ़ेगी। तो यही बात है कि काफी अभी जो नुकसानात हुई हैं टीम को, लेकिन उम्मीद यही है कि फिर भी इसके बावजूद टीम परफॉर्म करेगी। ठीक है। अच्छा, जो कंट्रोवर्सी हम देख रहे हैं, जो तनाजा हम देख रहे हैं, तो फिर लग ऐसा रहा है कि जैसे ही टीम वापस आती है, अब वो सेमीफाइनल में फाइनल में जाती है नहीं, वो तो बहस अलग है, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उसमें भी हम बड़ी तब्दीलियां देखेंगे, हम टीम में बड़ी तब्दीलियां देखेंगे, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब बाबर कप्तान नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर बात की जाए तो इतलात के मुताबिक ये है कि सरफराज अहमद जो 2019 के कैप्टन थे, जिन्होंने वो T20 में वर्ल्ड नंबर 1 पहुंचाया था चैंपियंस ट्रॉफी, इतलात ये आ रहे हैं कि वो भी टेस्ट कैप्टन बन जाएंगे। तो देखिए ये बातें जो होती है हर वर्ल्ड कप के बाद होती है। अगर आपको याद हो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को रिप्लेस किया था और बाबर आजम को लाए थे, और सरफराज अहमद को बिल्कुल साइड पे बैठाया जाता है। 2015 में भी ऐसे माजी में अगर देखा 2015 में भी मिसबा जब उन्हें रिटायरमेंट ले ली थी उनको भी रिप्लेस किया, और 2011 में जो है शाहिद अफरीदी को भी रिप्लेस किया। तो ये तो बात चलती रहती है, लेकिन ये जो चीजें हैं मुस्तकबिल में इंतजार कर सकती हैं, वर्ल्ड कप के बाद हो सकते हैं। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वर्ल्ड कप के फौरन बाद टीम में भी तब्दीलियां आएंगी, साथ में मैनेजमेंट में। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये भी हो सकता है क्योंकि हमारे जो पीसीबी है वो बिल्कुल लिंक है सियासत के साथ, तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद हमारे चेयरमैन भी और टीम जो है पूरी पीसीबी भी तब्दील हो। तो ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि टीम भी और साथ में जो पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो तब्दीलियां आएंगी वर्ल्ड कप के बाद। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे दो अगले मैचेस होने जा रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के साथ मैच है, इंग्लैंड के साथ मैच है। नेक्स्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ है, बड़ी टीम है, बड़ा एग्रेसिव वो खेल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम, आपको लगता है कि अब उनको भी मजीद एग्रेसिव होना पड़ेगा? जो हम एक अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, जो डिफेंसिव क्रिकेट खेलते थे, उससे जरा बाहर निकलना पड़ेगा, अटैकिंग मोड में आना पड़ेगा। हिकमत अमली अब क्या होनी चाहिए इन दो मैचेस के लिए? देखिए हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान के पास इस मैच के लिए 3 दिन हैं, बुध, जुमेरात और जुम्मा भी, और ये मैच हो रहा है बेंगलुरु में। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो अब जो है रवाना होगी बेंगलुरु के लिए, आज होगी। और बात ये कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो आज खेल रही पुणे में आज खेलेगी, तो उनके पास सिर्फ 2 दिन होंगे रेस्ट के लिए। तो पाकिस्तान के पास फायदा उठाना चाहिए इजाफी 1 दिन के लिए। और हिकमत अमली इस मैच के लिए ये होनी चाहिए कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलना, जिस तरीके से कल खेले। शाहीन भी टॉप फॉर्म में थे, मोहम्मद वसीम जूनियर भी टॉप फॉर्म में थे, और सबसे बड़ी बात है कि अब्दुल्ला शफीक है और साथ में जो है फखर जमान के आने से मैं आपको बताऊं कि बहुत फर्क पड़ चुका है टीम में, कॉन्फिडेंस में, मोराल में, और बैलेंस भी अच्छा बन चुका है, क्योंकि आपके पास 2-3 एक ऐसा प्लेयर है जो मैच विनर है और जब चाहें तो वो टीम को जितवा सकते हैं। तो इसी तरह अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहिए। एक वीकनेस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वो अभी भी स्पिन डिपार्टमेंट में, क्योंकि शादाब खान वो कंकशन की वजह से बाहर है, उसामा मीर पे हम डिपेंडेंट होंगे, लेकिन आगा सलमान की वजह से भी बैलेंस अच्छी पड़ चुकी है। तो मेरे ख्याल से अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो टीम बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इफ्तिखार भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और साथ में उसामा मीर को थोड़ा कॉन्फिडेंस देना होगा, क्योंकि इसकी टीम के साथ अब अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहिए। और मेरा जहां तक उम्मीद है, हमारा रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा है, 2019 में भी हराया था और साथ में T20 वर्ल्ड कप में हमें हराया था, शिकस्त दी थी। तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान के पास अब सारे जो है एरियाज कवर्ड है और इंशाल्लाह हम न्यूजीलैंड को भी जाके शिकस्त देंगे बेंगलुरु में इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आज का जो मैच है आप किस तरह से देख रहे हैं? न्यूजीलैंड की सिर्फ शिकस्त से हमें फायदा है या एक बड़े मार्जिन से वो हारते हैं तो फिर हमें फायदा होगा? देखिए जाहिर है कि अगर न्यूजीलैंड बड़े मार्जिन से अगर हारेगी तो हमें फायदा होगा, क्योंकि फिर वो नेट रन रेट पे आ जाएगी। तो जनूबी अफ्रीका एक ऐसी टीम है, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच पाकिस्तान से 1 विकेट से उन्होंने जीता था, तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि ये मैच जाके जीते और बड़े मार्जिन से, क्योंकि अगर उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत लिया तो उनके जो पोजीशन हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए वो पुख्ता हो जाएगी। तो जहां तक मेरा ख्याल है अगर उन्होंने बड़े मार्जिन से हराए तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल फायदा होगा इसके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि न्यूजीलैंड जो है जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड को रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने हरा दिया तो फिर पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे सेमीफाइनल के लिए, प्रोवाइडेड पाकिस्तान न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से, जहां इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए हैं और इसराइल सेहूनी टैंक गजा की जानिब पेश करते हुए जिला जैतून में दाखिल हो चुके हैं। रोड वहां पर ब्लॉक कर दिए गए हैं, गाड़ियों पर फायरिंग की गई है। इसराइली पेशकदमी के बाद हम देख रहे हैं कि हमास और सेहूनी फौजियों में घमसान की लड़ाई भी इस वक्त जारी है। उधर अल-कसाम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उन्होंने काबिज फौज के एक काफिले को रॉकेट से निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में दुश्मन फौज के 6 टैंक्स और फौजी गाड़ियां तबाह हो गई हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की स्टेटमेंट भी सामने आई है, जिन्होंने गजा में फौरी फायरबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जंग बंदी नहीं की जाएगी किसी भी सूरत में। इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद हमास से दुश्मनी खत्म करने पर इतफाक नहीं करेगा। सीज फायर का मतलब यह है कि इसराइल हमास दहशतगर्दी के आगे हथियार डाल देगा। उन्होंने कहा है कि यह जंग का वक्त है और यह जंग हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए है। अमेरिका ने भी कहा है कि वो गजा में जंग बंदी के मौजूदा जो मुतालबात हैं उनकी हिमायत नहीं करता। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बरतानिया और अमेरिका की जो हुकूमतें हैं उनकी इंसान दुश्मनी खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया बेबस दिखाई दे रही है। सेहूनी रियासत की नाजायज़ हिमायत ने इसराइल खून आशाम दरिंदे में तब्दील किया हुआ है। ये कहानी सल्तनत उस्मानिया के जवाल से लेकर आज तक जारी और सारी है। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा तो किया जा रहा है और ये मुतालबा करने पर बरतानिया में कंजरवेटिव रुकन पार्लियामेंट पॉल ब्रेस्टो को काबीना से निकाल दिया गया। इसके अलावा फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करने पर लेबर पार्टी ने भी अपने रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीनियर रुकन पार्लियामेंट एंडी मैकडोनल्ड की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी है। दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इल्जाम आयद किया है कि फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के पीछे अमरीकी हुक्मरान अशराफियाँ हैं और उनके साथी हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता, यूक्रेन, इराक और शाम के वाक़यात के पीछे भी अमरीकी हुक्मरान अशराफिया और उनके साथी ही हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। माहिर बैन अक़वामी उमूर हामिदुल मशरकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। हामिद साहब, बहुत आपके वक्त के लिए। अमेरिका अगर चाहे तो गजा में जंग बंद करवाना उनके लिए तो चंद घंटों का मामला है, लेकिन अमेरिका की जानिब से भी कह दिया गया है, बरतानिया की जानिब से भी कह दिया गया है, जंग बंदी, सीज फायर इस वक्त कोई मुल्क नहीं चाहता। इसराइल ने भी जंग बंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है अब तो। लेकिन जो सिचुएशन वहां पर हम देख रहे हैं, हर 10 मिनट में एक बच्चे को शहीद किया जा रहा है, अब तो अल्फाज भी खत्म हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो इसराइली बर्बरियत है उसकी मिसाल तारीख में कभी नहीं मिलती है। और मैं ये कहूँगा कि इस सब के जिम्मेदार हम जहां इसराइल को कह रहे हैं, उतना ही जिम्मेदार अमेरिका और बरतानिया की हुकूमतें हैं। क्योंकि बरतानिया में अवाम तो भरपूर मुजाहरे कर रहे हैं कि जी जो बरतानवी हुकूमत ऋषि सुनक की वजारत उज़्मा में जो इकदाम कर रही है वो अवाम की ख्वाहिशात और अवाम के जो मुतालबे है उसके बरक्स हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर इस तरह सूरत हाल जारी रही और जंगबंदी ना की गई तो बिलाखिर इसमें और फरीक भी शामिल होने का अंदेशा है, ईरान, हिजबुल्लाह की तरफ से, लबनान की तरफ से। और अगर कोई और फरीक शामिल हो गए तो ये जंग जो है ये फैल जाएगी। इसराइल को इस बात का अंदाजा ही नहीं, अमेरिका इस बात का अंदाजा नहीं कर पा रहा, या अमेरिका खुद ये चाहता है कि मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बड़ी जंग की लपेट में आ जाए और उसके नतीजे में बहुत बड़ा नुकसान हो। अभी जो सूरत हाल है, जिस अंदाज में फलस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है, ये सब देखकर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और जो जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं उसमें बाकायदा तमाम मालिक कह रहे हैं कि हर हालत में जंग बंदी होनी चाहिए, इसराइल के बेलगाम घोड़े को रोकना चाहिए। लेकिन वहीं पर बदकिस्मती है अनवार के मुसलमान ममालिक की जानिब से कोई खातिर खा इकदाम नहीं किया जा रहा। मुसलमान ममालिक लफ्जी तौर पर जो मुजम्मत कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर उनकी जानिब से ना कोई इसराइल। बिल्कुल आमिर साहब, कहने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस इकदाम करने होंगे। मुस्लिम ममालिक की तरफ पूरी दुनिया की आवाम देख रही है। ये तमाम मुस्लिम ममालिक जिनके इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात भी हैं, उनको तो इसराइल से खुद बातचीत का आगाज करना चाहिए। तमाम नजरें इस वक्त सऊदी अरब पर हैं। आप समझते हैं सऊदी अरब अगर चाहे तो जंग बंदी के लिए सालिसी का किरदार अदा कर सकता है? बिल्कुल, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, वो तमाम ममालिक जिन्होंने हाल ही में, सऊदी अरब ने तो नहीं कि बाकी ममालिक ने जो हाल ही में डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे इसराइल से, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो बड़ा भरपूर किरदार अदा करें। और मैं आपको बताता चलूं, अफसोस की बात तो ये कि अरब लीग का पहला इजलास
इस मामले पर 11 नवंबर को हो रहा है, यानी कि जब मासूम निहत्थे फलस्तीनियों को शहीद होते, बच्चों को कटते मरते 1 माह से भी जायद वक्त गुजर जाएगा, तो फिर अरब लीग बैठेगी जी कि क्या कोई हल किया जा सकता है। यानी ये वो सूरत हाल है जिसका अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। अभी कल जिस तरह जबालिया कैंप पर बमबारी की गई और 200 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, फिर एक और अस्पताल पर बमबारी की जा रही है, यानी उन जगहों पर जो जंगी जराइम के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी पनाहगज़ीनों के कैंप, अस्पताल या सहाफियों पर अभी तक 70 से ज्यादा सहाफी शहीद हो चुके हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जो इसराइल है वो जंगी जराइम कर रहा है और अमेरिका और बरतानिया उसका बराबर का शरीक है, और मुसलमान ममालिक बदकिस्मती से उनके सरबराहान खुसूसी तौर पर जिस आंखें बंद करके सोए हुए हैं, और ये मैं समझता हूं कि क़यामत का मंजर है, और एक क़यामत का मंजर जब अल्लाह के यहाँ होगा तो इन सब शहीदों के हाथ होंगे और इन सब जो मुसलमान ममालिक के सरबराह के गिरबान होंगे क़यामत के दिन। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा और इन सबको जवाब देना पड़ेगा। ये सोचना होगा इन हुक्मरानों को। ठीक है, हमसे बरतानिया हुकूमत जो कि इस नाजायज़ रियासत की बानी भी है, इनकी मुहाफिज भी है, लेकिन हम तो वहाँ भी देख रहे हैं कि हालात इस कदर अजीब हैं कि खुद जो उनके पार्लिमानी मेंबरान हैं वो भी अगर गजा में जंग बंद करवाने की बात नहीं कर पा रहे हैं। उनको अगर कोई बात कर रहा है तो उनकी रुकनीत मुअत्तल की जा रही है, चाहे उनका ताल्लुक लेबर पार्टी से है या फिर कंजर्वेटिव पार्टी से है। देखें, इस सारी सूरत हाल ने बरतानिया की जो नाम नेहाद जमहूरियत है, मैं इसका कहता हूं कि एक असल चेहरा दिखा दिया, जहां पर अदम बर्दाश्त है, जहां पर मुसलमान इस्लामोफोबिया इतना ज्यादा है कि पॉल ब्रेस्टो जैसा आदमी जो ये जाना जाता था कि वो बड़ा राइट विंग है, कोई मुसलमानों की ज्यादा फेवर नहीं करता, उसके एक छोटे से बयान की वजह से उन्होंने उसको कैबिनेट से निकाल दिया। फिर उसके बाद कीयर स्टारमर ने लेबर पार्टी से एनडी को निकाल दिया। यानी चाहे वो शैडो प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर हो या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हो, गजा के मामले पर जो जुल्म बर्बरियत का साथ देना है, दोनों एक जैसे शरीक है, और उसकी वजह से अब पूरे बरतानिया में ये बात की जा रही है कि तीसरी कुव्वत को लाने पर बात की जाए। तीसरी कुव्वत का आना आज बरतानिया की सियासत के लिए बहुत जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि ये दोनों अंदरूनी तौर पर एक ही सियासत कर रहे हैं। वो अमेरिका को खुश करने की सियासत है, वो इसराइल का साथ देने की सियासत है, और वो जुल्म और सितम को मजीद बढ़ाने की सियासत है। सो खुद बरतानिया के अवाम जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि हमें खुद किसी तीसरी कुव्वत को अब आगे लाना होगा। इन दोनों पार्टियों के जो सरबराहान हैं वो पॉलिसीज में एक जैसे हैं, और वो जिसको कहते हैं अमेरिका की एक तोफैली रियासत की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। अमेरिका जो कहता है बरतानिया के वही किया जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से बड़ा एक फर्म स्टांस देख रहे हैं मगरिब का, वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, तो हमारे 57 इस्लामी ममालिक हैं, एक सिफारती प्रेशर डालने में नाकाम है, 1 महीना होने वाला है। इस्लामी ममालिक आप समझते हैं ऐसे किसी इकदाम की जुर्रत भी नहीं कर सकते हैं? तेल की सप्लाई भी इन्हीं तमाम ममालिक से हो रही है, अरब ममालिक से हो रही है, तेल की सप्लाई बंद नहीं कर सकते हैं, सिफारती ताल्लुकात खत्म नहीं कर सकते हैं। इंतहाई बदकिस्मती है। आपको तारीखी तौर पे याद कराता चलूं कि जब 70 की दहाई में शाह फैसल थे सऊदी अरब के हुक्मरान, तो उन्होंने जब धमकी लगाई थी कि जी हम तेल बंद कर देंगे और अगर हमें दोबारा ऊंटों के दौर में जाना पड़ा तो हम जाएंगे, लेकिन फलस्तीनी भाइयों का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फौरी तौर पर अमेरिका ने खुद बीच में आकर जंगबंदी कराई थी। आज बदकिस्मती है कि ना तो शाह फैसल जैसी जुर्रत रह गई है, ना भुट्टो जैसा कोई लीडर रह गया जो कौमों को इकट्ठा करे, और ना ही गद्दाफी या सद्दाम हुसैन जैसा लीडर रह गया जो इनको ललकारता। मगरिब ने मुकम्मल प्लानिंग के साथ वो तमाम लीडरों को गैर तिबई मौत मारकर इन तमाम मौजूदा हुक्मरानों को खौफ और डरा कर एक पैगाम दिया हुआ है कि अगर आप अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जाएंगे तो आपका अंजाम गैर तिबई मौत की सूरत में होगा। लेकिन इन हमारे 57 ममालिक के हुक्मरानों को समझना होगा कि मौत तबई हो या गैर तबई हो, आती उसी वक्त है जो मुअय्यना वक्त है, जो अल्लाह की तरफ से दिया गया वक्त है। सो मौत के खौफ से, इक़्तिदार के छिन जाने के खौफ से अगर ये मुसलमानों का और फलस्तीनियों का साथ नहीं देंगे तो ये उम्मा के पूरे पूरे मुजरिम होंगे। और अभी तक इनकी तरफ से कोई ऐसा इक़दाम सामने नहीं आया जिसके नतीजे में हम समझे कि इनमें से किसी भी हुक्मरान ने कोई जुर्रतमंदाना काम किया है। उर्दगान की तरफ से बयानात आए हैं, ईरान की तरफ से बयानात आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से बयानात से आगे की कोई बात नहीं हो रही। अमली तौर पर बाइकॉट या इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात या
यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ तजारती रवाबत का मुनक़िदा करना, इस जैसे इक़दाम से ही मैं समझता हूँ कि इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर किया जा सकता है। बिल्कुल हामिद साहब, लेकिन कुछ दहाइयों से तो हम यही देख रहे हैं कि जंगें करवाने का जो मरकज है वो इस वक्त अमेरिका बना हुआ है। अमेरिका मुख्तलिफ किस्म की रीजंस निकालता है, जंगें शुरू करवाता है। अगर हम यूक्रेन जंग की बात करें तो उनके सदर भी कह चुके हैं कि हमारे साथ धोखा किया मगरिब ने। और अगर हम रूस की बात करें हैं, चाइना की बात करें, वो ज्यादा सपोर्टिव नजर आ रहे हैं इस्लामी ममालिक से भी। बिल्कुल अनवार, यही तो बात है। हमने तो देखा कि पूरे जो मशरिक़ वुस्ता है उसको अमेरिका ने तबाह करके रख दिया, और उसके बाद अमेरिका ने अपने मुफादात के लिए अफगानिस्तान का जो हाल किया, पाकिस्तान ने 80,000 शहदा की लाशें उठाई अमेरिका की दहशतगर्दी के जंग के नाम पर। इसलिए अमेरिका तो पूरी दुनिया में अपना मुफाद उठाता है और बाकी दुनिया को जंग में झोंकता रहा है। ये वक्त मुसलमान हुक्मरानों के लिए आंखें खोलने का है। वहीं पर आप रशिया और चाइना की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो ताकत के तवाज़ुन को मुस्तकबिल में बदलेंगे, और रशिया और चाइना अगर इस जंग में किसी तरह घसीट कर शामिल हो गए तो फिर मैं समझता हूं कि जो मंजर है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ चला जाएगा। मैं बार बार लोगों को याद कराता हूं कि दूसरी आलमी जंग कितने छोटे से मामले पर शुरू हुई, ऑस्ट्रिया की एक छोटे से झगड़े से शुरू हुई। तो इसी तरह अगर अमेरिका ने, बरतानिया ने इसराइल को ना रोका और इसराइल की फलस्तीनियों के खिलाफ इस कत्लेआम के बाद चाइना और रशिया और ईरान और बाकी ममालिक को अगर शामिल होना पड़ा तो फिर ये मंजर जो है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए वक्त आ गया है कि खुद चीन और रूस की भी थोड़ी सी मुदाखलत करें और इस अंदाज में कि उन पर दबाव डाला जाए कि फौरी तौर पर जंगबंदी हो, ना हालात बहुत खराब हो। लेकिन हामिद साहब, आप देख रहे हैं जंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो तमाम तहरीकें मौजूद हैं इस खित्ते में, हिजबुल्लाह की अगर हम बात कर लेते हैं, यमन से हम देख रहे हैं जो हूसी बागी हैं वो भी अटैक कर रहे हैं इसराइल पर, साथ ही साथ हमास की तरफ से तो ये जंग जारी ही है। तो ये तो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए दो वजूहात हैं। एक तो एक जानिब हमास के पास यरगमाली है, दूसरी जानिब हमास की जानिब से जो जमीनी फौज के खिलाफ मज़ाहमत है। तीसरी बात यह है हूती और जो लबनान से हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन है वो भी अब मुकम्मल तौर पर जंग में शामिल होते नजर आ रहे हैं। तो इसराइल को जब इतना नुकसान होगा तो बजाय ये कि इसराइल अपना सबक ले, इसराइल शायद अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और इन पर अमेरिकियों से बमबारी कराकर जो है वो जंग जो है वो सह फरीकी या कई फरीकी हो जाएगी, बहुत सारे फरीक शामिल हो जाएंगे। सो अगेन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी जंग जिससे तीसरी आलमी जंग के छिड़ने का खतरा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी खुद अमेरिका की है। और अमेरिका अगर नहीं रोकेगा तो फिर इस तीसरी आलमी जंग का नतीजे में इसराइल को बहरहाल नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हामिदुल मशरकी हमारे साथ इन कौन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से, जहां गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान बढ़ने वाली महंगाई ने मुल्क के हर तबके को ही मुतासर किया है। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी एक चैलेंज बन गया है। गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की शरह इस वक्त 33 से बढ़कर 40% तक पहुंच चुकी है। जबकि मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में होने वाली कमी होने के बावजूद भी हमने देखा कि खैबर से कराची तक गोश्त, सब्जी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करी। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कीमतें बरकरार रखी गई हैं। ओगरा ने माह नवंबर 2023 के लिए LPG की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन तो जारी किया है, जिसके मुताबिक फ़ी किलो LPG की कीमत में 10 रुपये कमी की गई है। FBR की जानिब से बताया गया है कि रवा माली साल की पहली सहमाही में 2042 अरब रुपए के मुहासिल मौसूल हुए हैं, जो कि गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 25% ज़्यादा हैं, जो कि हम सब के लिए एक अच्छी खबर है। मुत्तहिदा अरब अमारात के कराची में तैनात काउंसल जनरल ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत की बहाली के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान की मुख्तलिफ सनतों में तवीलुल मुद्दती भारी सरमायाकारी समेत दीगर दोस्त ममालिक के जरिए भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की राहें हमवार कर रहा है।
इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि साबिक हुक्मरानों की जो गलत पॉलिसियां हैं उसकी वजह से हमने देखा कि जो गरीब हैं, गुर्बत से नीचे जाने वालों की जो तादाद है वो 40% से भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ इतने कम वक्त में जो इतना बर्डन लोगों पर पड़ गया? देखें, बात यह है कि सरमायादारी निज़ाम में जो है हुकूमतें अमूमन सरमायादारों का साथ देती हैं, मगर हमने देखा कि पिछली हुकूमतें जो थीं उन्होंने अपना साथ दिया। उन्होंने टैक्स की शरह भी बढ़ाई, हिडन टैक्स भी बढ़ाया, सराय सूद भी बढ़ा दिया, और जो है डॉलर की जो है स्पेकुलेशन उसको नहीं रोका। तो उससे ये हुआ कि पेट्रोल भी हम बाहर से मंगवाते थे जो महंगा है, खुर्दनोश की चीज़ें भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, कपास भी बाहर से मंगवा रहे हैं, सब्जियां भी बाहर से मंगवा रहे थे, तो जिससे जो है और इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बेच के डॉलर ख़रीद के मुल्क से भाग गया। तो जो सप्लाई चेन थी उसमें कमी आई, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जो प्रोविंशियल हुकूमत की मैकेनिज़म्स थे वो फेल हो चुके थे, वो करप्ट हैं, वो अपना पैसा बनाते हैं। तो इस सारे के अंदर जब हुकूमतें और हुकूमतों के एहलकार और पॉलिटिशियंस जो हैं वो खुद जो है डिसऑनेस्ट हो जाएं तो फिर गरीब आदमी का कोई खैर ख्वाह नहीं होता। और यही देखा हमने कि इस मुल्क में अब कई हुकूमतों में गरीबों को लूट के अमीरों का घर चल रहा है, गरीबों को लूट के हुकूमती एहलकारों का घर चल रहा है, जो ठीक नहीं था। और अभी भी हमें नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल सिचुएशन भी ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि सख्तियां की गई हैं, डॉलर थोड़ी देर के लिए नीचे आया था, फिर ऊपर जाने लगा है। तेल की कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा कम बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा कम कर देते हैं, इस दफ़ा नहीं बढ़ाया, गैस कई गुना बढ़ा दी। तो ये तरीके नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब तो जिस तरह से हमने देखा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब आवाम को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, जो मार्केट में कमेटीज मौजूद हैं, उन्होंने फिर अपना काम दुरुस्त नहीं किया। हुकूमती नाकामी तो हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा फिर इसे हम क्या कहें कि हुकूमत कुछ चीज़ इंप्लीमेंट अगर कराना चाहती है, कोई चीज़ महंगी करना चाहती है, वो तो फौरन हो जाती है, लेकिन जब बात आती है चीज़ें सस्ती करने पर तो हुकूमत हमें नाकाम दिखाई देती है। देखें, ये नाकामी सिर्फ हमारी हुकूमत की नहीं है, ये नाकामी सरमायादारी निज़ाम की अपनी है। सरमायादारी निज़ाम में कंपटीशन होता है, हमने यहाँ कंपटीशन के बजाय कार्टेल्स बना दिए, माफियाज बना दिया, हर जगह माफिया बना दिया जो अपना पैसा बीच में से निकालता है, आजर को भी लूटता है, गरीब आदमी को भी लूटता है। और फिर मैंने आपसे अर्ज़ की कि जब हुकूमत जो है वो बजाय टैक्स की मराद देने के टैक्स ज़्यादा करेगी तो चीज़ें महंगी होंगी। जो है फिर आपके फ्लड्स आ गए, जिसको दूर करने की कोशिश ही नहीं की गई। वो पानी खड़ा है, वो ज़मीन नकारा हो गई, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जाते। अब इतनी महंगाई है कि अब जब वो स्कूल नहीं जाएंगे तो वो जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है स्किल्स की, हुनर की, वो नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो फिर वो पैदावारियत ही नहीं आएगी, ना ज़मीन की पैदावारियत है, ना मज़दूर की पैदावारियत है, ना मैनेजर की पैदावारियत है। तो इनएफिशिएंसी, बिजली जो है वो महंगी से महंगी किए जा रहे हैं, आप एनर्जी सारी महंगी किए जा रहे हैं, इनपुट्स महंगी हो गई। उधर आपने सराय सूद को 22% पे रखा हुआ है, जिसका मतलब है कि छोटा बिजनेसमैन तो कर्जा लेके चला ही नहीं सकता। इस सारे के अंदर इकोनॉमिक कोलैप्स भी है और पॉलिसी कोलैप्स भी है। जब तक आप अपने पैरों पे खड़े होने की नई पॉलिसी, जिसको कुछ साल लगेंगे, 10-12 साल में चीज़ें ठीक होती हैं, मगर पॉलिसी तो दें, आपको सिमत तो दें, पता तो लगे कि लेकिन डॉक्टर साहब पॉलिसी की कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। इंतखाबात का इंतजार किया जा रहा है, इंतखाबात के नतीजे में पॉलिसी होगी तो कंसिस्टेंसी जी इंतखाबात के नतीजे में जब एक मुकम्मल हुकूमत आती है, या जब जैसे अभी भी इंतजार किया जा रहा है, तो उस मुकम्मल हुकूमत को उसका टेन्योर कंप्लीट कर देना भी तो जरूरी है।
जी आई एग्री। देखें, बात यह है कि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, सरकारी अफसरों की भी, जजों की भी, ये पॉलिटिशियंस की भी, आजरों की भी, मिडिल मैन की भी, बहुत ज़रूरी है। आप कोई छोटा सा मुल्क तो नहीं है, आप चौथा बड़ा पॉपुलेशन के लिहाज से मुल्क हैं, आप 36वां बड़ा टेरिटरी के लिहाज से मुल्क हैं। हर किस्म की मदनियात, हर किस्म का मौसम, हर किस्म की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, मगर कोलैप्स भी हुए जा रहा है, क्योंकि हर हुकूमत जो है वो अपने फ़ायदे को देख रही है, वो मुल्क की आवाम के फ़ायदे को देख ही नहीं रही। मैंने तो एक और स्टेटमेंट बनाई हुई है जो आपको कह देता हूं कि हम गरीब आदमी का घर लूटते हैं अमीर आदमी का घर चलाने के लिए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप भी ये बात कर रहे हैं, जो सरमाकारी जब पाकिस्तान में होती है तब भी हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं। अभी यूएई तैयारी कर रहा है पाकिस्तान में एक भारी सरमाकारी की, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि जो हमारे इस तरह के दोस्त ममालिक हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं, इंडस्ट्रीज अगर यहाँ पर लगती हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट करें? क्योंकि कुछ अरसे बाद फिर हम सुनते हैं कि वो जो भारी सरमाकारी आई थी उनको यहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जाती हैं, उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जाता, फिर वो किसी और मुल्क चले जाते हैं। देखें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल सीपैक है, जो हम समझते थे कि गेम चेंजर होगा, इस मुल्क में तरक्की लाएगा, मगर एक हुकूमत गई तो दूसरी हुकूमत ने उसको ऐसी मुश्किलातें दी कि वो अभी फिर से आने की कोशिश कर रहा है। तो यूएई भी देखें, पहले थे तो 3 शर्तें लगानी ज़रूरी हैं। नंबर 1 के जो सरमायाकारी आए वो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। नंबर 2 जो सरमायाकारी आए वो मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी यहाँ ट्रांसफ़र करे। नंबर 3 वो टैक्स भी दे। और नंबर 4 जो वो मुनाफा लेती है उसका एटलीस्ट आधा हिस्सा यहाँ फिर से इन्वेस्ट करे। ये शर्तें होंगी तो फिर आपको वो जो बैरूनी सरमायाकारी है, ये हम ये करते हैं कि उनसे रिश्वतें ले लेते हैं, उनसे अंडर मरातें ले लेते हैं, तो वो भी फिर अपना पैसा लेके मुल्क से बाहर चले जाते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो हमें मुल्क के फायदे के लिए सरमायाकारी चाहिए, हमें सरमायाकार के फायदे के लिए सरमायाकारी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी जैसे हम एफबीआर को देख रहे हैं, टैक्स कलेक्शन को आप क्या समझते हैं, फिर कैसे बेहतर बनाया? 25% ज्यादा कलेक्शन करना बहुत अच्छी बात है, तो ये क्या सब कुछ फिर जो IMF के प्रेशर की वजह से, उनके मुतालबात की वजह से मुमकिन हो? देखें, बात यह है कि टैक्स का भी जो वो है फॉर्मूला, वो ये है कि टैक्स की शरह कम हो और ज़्यादा लोगों पे लगे। हम टैक्स की शरह को ज़्यादा करके मिडिल मैन पे तो लगा देते हैं, गरीब आदमी भी उससे बच जाता है और अमीर आदमी तो बचा ही हुआ है। IMF ये कह रहा है कि अमीर पे लगाओ, गरीब को मराते दो। हम ये नहीं कर रहे। हम मुफ्त बिजली, मुफ्त घर, मुफ्त गैस और गाड़ी और बंगला, ये सारा कुछ अमीर को दे रहे हैं और गरीब पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, मिडिल मैन पे। पाकिस्तान में मिडिल क्लास श्रिंक कर रही है, वही होती है। आप देखें कि ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, ये मेरा मैंडेट नहीं है। हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मेरे वजीर आज़म बनने से पहले ही ताख़ीर का शिकार हो चुके थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त अबूरी जमहूरियत है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं है। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इंतखाबात का वक्त करीब है, इंतखाबात अब मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, लेकिन एक कोई डेट अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस नहीं की गई। पंजाब हुकूमत के इकदाम से वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की बात करते हैं, जो कि 4 साल के तवील अरसे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी सरगर्मियों का आगाज़ कर चुके हैं।
नवाज शरीफ ने दीगर सियासी जमातों से राब्तों के लिए भी हिदायत जारी कर दी हैं, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही है और अब इन मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज और पार्टी सदर शहबाज शरीफ को उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का टास्क भी दे दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले से मशरूत करते हुए ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस के हतमी फैसले से रोक दिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट में ही फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होने जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। केस की समाअत मुलतवी किए जाने का इम्कान है। आज ये समाअत होनी है और कहा यही जा रहा है कि समाअत मुलतवी हो सकती है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम करने और मजीद तहकीकात के लिए वक्त देने की इस्तदा भी की गई है। साइफर केस की बात करें तो वफाकी तहकीकाती इदारे ने साइफर केस में मजीद 5 गवाहान को अदालत में पेश कर दिया है। ताहम कमरा अदालत में मौजूद गवाहान के जो मुकम्मल बयानात हैं वो कलमबंद नहीं हो सके हैं। आइंदा समाअत पर जरा और गवाहान के तफसीली बयानात कलम बंद किए जाएंगे। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लग तो ये रहा है कि जब तक इलेक्शन कमीशन की जो तारीख है वो खुद इलेक्शन कमीशन नहीं बताएगा तब तक कोई ये बात मानने को तैयार नहीं है। मुख्तलिफ सियासतदान, मुख्तलिफ रहनुमा, इवन सदर ममलिकत भी हैं, वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन बर वक्त होते नहीं दिखाई दे रहे। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट क्यों सामने नहीं आ रही? कोई इसको ओन करने को तैयार नहीं है। देखें, जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ना लें ये इलेक्शंस फार्स हो जाएंगे और इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरी नज़र में आई फील के इलेक्शन कमीशन जो डिले कर रहा है किसी को रीसेट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई तुम आ जाओ, मिल के चलो, आगे चलो, बढ़ के चलो और सारे मिल के इस पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही एक स्ट्रॉन्ग और स्टबर्न एक स्टांस लेंगे तो उसके अंदर नुकसान पूरे पाकिस्तान को है। निगोशिएशंस बिल्कुल हो रही हैं, बातचीत बिल्कुल हो रही है बैक ट्रैक पे ऊपर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी हैव कम टू अ कंक्लूजन कि एक यूनानिमिटी हो। तो अगर यूनानिमिटी नहीं होगी तो एक को आप साइड पे करेंगे, इन इलेक्शंस को एक्सेप्ट करेगा नहीं, दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आपने एक पार्टी को बिल्कुल साइड पे किया। तो अगर पार्टी हेड जो है आई थिंक इसको अब चाहिए कि अपने आप से रिकंसाइल करें कि भाई लुक इन द लार्जर इंटरेस्ट। आपका तो पहले फोकस रहा था कि भाई करप्शन करप्शन करप्शन, भाई करप्शन चलती रहेगी, काम होता रहेगा, उसको वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलेगा। आपने एहतसाब नहीं लेना, ना किसी गवर्नमेंट एहतसाब लेना है, ये कोर्ट ऑफ लॉ ने लेना है, या आपकी जो एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, FIA है और जो दूसरी आपकी हैं एजेंसीज, ये उनका काम है, आपका काम नहीं है। तो बेसिकली आप इसको साइड पे छोड़ दो, लेट दी ब्यूरोक्रेटिक एंड जो इंजन रूम का जो काम है वो एक साइड पे रखो, आप मैदान में आओ और मैदान में आओ इस तरीके के साथ कि एक नेशनल रिकंसिलिएशन हो। हम रिकंसाइल नहीं कर रहे, हम कन्फ्रंटेशन वर्क कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। तो इस कन्फ्रंटेशन को आई थिंक हमने मद्देनजर रखते हुए मैं फील करता हूं कि इलेक्शन कमीशन वेट कर रहा है कि शायद कल इनको कुछ एग्रीमेंट हो जाए। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ अहम फैसलों का इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन से मुताल्लिक आप बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो इन तमाम चीज़ों को मानेंगे, और अगर इन केस वो मान जाते हैं, वो रिकंसाइल पर एग्री होते हैं, तमाम जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार होते हैं, जब बाकी जमातें हैं वो बैठने के लिए तैयार होंगी? ये ना उनके पास चॉइस है ना चेयरमैन PTI के पास चॉइस है। ये चॉइस है अवाम की, और अवाम ने जो सिलेक्ट करना है दैट इज व्हाट मैटर्स। जो आया आया, नहीं आया ना आया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबको एक टेबल पे तो एक को बिठाओ ना। तो अगर वो नहीं मानते हैं तो दैट मींस दे डोंट एग्री इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आई नो पीपल्स पार्टी भी अब कह रही है, PMLN भी कह रहे हैं कि सब आए। तो अगर ये सब आए, और कल जैसे कि वजीर आजम ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई देखो एट द एंड ऑफ द डे हमने किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है, एवरीबॉडी इज फेयर एंड फ्री टू कम एंड फाइट द इलेक्शंस। सो इन द लाइट ऑफ दैट स्टेटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर आई थिंक एवरीबॉडी शुड कम आउट। एप्रीहेंशन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। PTI एक पार्टी है, बड़ी पॉपुलर पार्टी है, और इस पॉपुलर पार्टी को या PMLN को या पीपल्स पार्टी को किसी को साइड पे करके आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये जो कौमी मफाहमत का अमल है, आप इसको सक्सेसफुल होता फिर देख रहे हैं? जिस तरह से चेयरमैन PTI अपने वकला के जरिए भी सियासी जमातों से राब्ते के इशारे दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो खानदान हैं वो भी राब्तों के जरिए अभी उसी पुराने बयानिए में ही अटके हुए हैं। तो आपके ख्याल में फिर इनका जो असल टारगेट है वो कोई और है?
अगर वो समझते हैं कि PMLN को टारगेट करके आप एक बिल्कुल क्लीन स्वीप कर जाएंगे, इस तरह नहीं होगा। PMLN जो मर्जी आप उसको कह दें, ये एक बहुत पॉपुलर जमात है पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन पंजाब, और इसका एक वोट बैंक है। उसी साथ साथ PTI का भी यहाँ वोट बैंक है। लेकिन जो मेन कंटेंडर है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सिंध एंड कराची एंड हैदराबाद आप कह लो, एंड ऑफ कोर्स इन सम ऑफ द रूरल एरियाज। बात ये होती है कि जो मेन गेम चल रही है कि PTI और PPP का कोई इत्तेहाद हो जाएगा या नहीं होगा। पाकिस्तान में अभी एक नई पार्टी बनी, तहरीक इस्तेकाम, एंड आई थिंक उसका भी एक बहुत अहम रोल होगा। उसका भी बड़ा एमिनेंट है, वहां बड़े नामवर पॉलिटिशियंस हैं। सो आई थिंक ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब तक एक तरह बैठेंगे नहीं, फॉरगेट पॉलिटिकल डिफरेंसेस के वो मेरे साथ है, ये उसके साथ है, आपने देखना है नेशनल इंटरेस्ट। आपने ये नहीं देखना कि ए उसके साथ चला गया, B उसके साथ, या C। आपने इससे बालातर होकर सोचना है कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कैसे आगे लेके जाएंगे। और जो आपने सवाल किया है, ये इन लोगों में कईयों में काफियों में समझ आ गई है, लेकिन कईयों में समझ नहीं आई। और खुदा के लिए मैं तो ये कहूंगा भाई पाकिस्तान पहले सोचो, पार्टी शार्टी आती जाएगी, प्लीज थिंक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मीर साहब, आप नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम तो हमेशा से देखा है कि पर्सनल इंटरेस्ट पर ही सब चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को जिस लकब से पुकारती रही है, ये हम सब जानते हैं। उनको इस नाम लेने पर जो कहके लगते थे, जो तालियां जलसों में बजती थी, उनको ये मरकजी क़यादत ही सपोर्ट करती थी जो उनसे मिलने गई है। हालात उस नहज तक पहुंचा देते हैं जहां से वापसी भी मुमकिन ना हो। फिर जो तस्वीर हमने देखी मौलाना फजलुर रहमान साहब की अमामत में, तमाम लोग नमाज पढ़ रहे थे, लोगों ने ये कहा कि PTI ने तो फिर अपना जनाजा पढ़ा आज उनकी अमामत में। देखें, ये जो हम आप चले मौलाना फजलुर रहमान के लिए, वो एक दफा हो गया तनकीद, 2 दफा हो गया यार। आप सारा वक्त 24/7 आप करते रहेंगे तो आप अवाम में क्या मैसेज करेंगे? कोई भी हो, क्या मैसेज करेंगे? आपने ये नवाज शरीफ के साथ भी किया, बेनजीर के साथ भी किया, आसिफ जरदारी के साथ भी किया, आज आपके पास खुद हो गया। तो ये सिलसिले, ये कौमी, ये जो है ना कौमी मसले, इनको नहीं होते। आपको याद नहीं है शहबाज शरीफ ने रीगल पे पेट फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है। एक दफा होगी, 2 दफा होगी, दैट्स इट। उसके बाद आज देखें PDM में इकट्ठे बैठे थे सारे, क्या कुछ जानी दुश्मन है? नहीं, ये पॉलिटिकल आप कह लो कि कैनवसिंग होती है, मैनिपुलेशन होती है अवाम के लिए, अपनी इलेक्टोरेट के लिए। आप तो जरा एक पंप अप करते हैं और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होना वही है जो आपने एक रिजल्ट देना है अवाम को। चीनी सस्ती हुई, पेट्रोल सस्ता। अब आप देखो 173% गैस इसके जो प्राइवेट सेक्टर हो गया, 106% कमर्शियल पे हो गया। मुझे बताओ ये कैसे सरवाइव करेंगे? पेट्रोल आगे बढ़ रहा है, तो मुझे बताएं अब कैसे आप चलेंगे? ठीक है। अच्छा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की आपने बात की। पीपल्स पार्टी बहुत तनकीद कर रही है मुस्लिम लीग नून पर। इस वक्त जो नवाजिशात हैं, जो लाडले हैं, वो नवाज शरीफ हैं, और दोबारा से तैयारी की जा रही है कि चौथी बार वो वजारत उज़्मा के हकदार भी हैं, वजीर आजम वही बनते लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को तो नून लीग की इस वक्त B टीम कहा जा रहा है। देखें, ये इस्तेकाम पार्टी जो है ये एक इंडिपेंडेंट जमात है, ये खुद बनी है। ये पहले भी इसमें लोग थे जो क्या लगते, जहांगीर तरीन हो गए, अलीम खान हो गए, ये तो पहले PTI से बाहर आ गए थे। सो बेसिकली बाद में इनकी एक यूनिटी हो गई, अच्छा हो गया, इन्होंने बना लिया। अब इनको कोई फेंसिंग की जरूरत नहीं है, इनका एक अपना प्लेटफॉर्म है। पहले यूजुअली ये होता था कि भाई A-B-C जो पॉलिटिकल लीडर है वो ढूंढ रहे क्या, हाँ कि लाइक माइंडेड कहाँ आएंगे। ये जो लाइक माइंडेड होते हैं, इन्हीं की अलायंस होती है। तो लाइक माइंडेड अगर कहीं आ गए तो वो अलायंस हो जाएगी, वरना अदरवाइज हमारी अलायंस नहीं है। आप देखो ना, ये PDM के अंदर PPP और PMLN इकट्ठे थे, आज सारा मलबा PMLN पे डाल रहे हैं। और भाई वो क्यों? क्या आप भी तो साथ थे ना यार। अब आप ये कहो कि मैं सेपरेट पे हो गया हूं तो ये गलती सारी PMLN की, इस तरह नहीं होता। अगर ब्लेम लेना है तो सारे लेंगे, अगर कोई क्लेम लेना है तो वो भी सारे लेंगे। हमने उसको नहीं, हम क्लेम के लिए तैयार है, ब्लेम के लिए तैयार नहीं। लेकिन IPP को तो अभी भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैशिंग के लिए उनको शायद इस्तेमाल किया जा रहा है, या वो सिर्फ इसीलिए बने हैं। तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उस पार्टी में पहुंचे हैं, वो इस वक्त अगर किसी बयानिए पर काम कर रहे हैं तो वो यही बयानिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत गलत किया। सानिया 9 मई जो हुआ, उसके मास्टरमाइंड इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। तो वो तो सिर्फ यही बातें करते दिखाई दे रहे हैं अभी तक। देखें, अगर अलीम खान को कहें या जहांगीर तरीन को कहें तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने पार्टी पहले छोड़ दी थी। अब ये जो तनकीद करेंगे, ये तनकीद करेंगे
एज IPP या एज इंडिपेंडेंस। हाँ, बाकी जो उनके साथ थे, इनके चेयरमैन या PTI के साथ थे, मैं समझता हूं कि उनका नहीं बनता। या फिरदौस आशिक अवान को ले लो, ये भी पहले छोड़ गई थी। तो जो लोग पहले छोड़ गए थे, आप उनको उसके अंदर शामिल नहीं कर सकते। जो इमीडिएटली छोड़ के आए हैं, आई थिंक उनको थोड़ी सी एक मॉरल रिस्ट्रेंट दिखानी चाहिए। बाकी बिल्कुल खुल के करें, व्हाई नॉट, क्योंकि दे वर नेवर पार्ट ऑफ द PTI एट द लेट्स से द 9th of May। सो आपने इसको डाइसेक्ट करना है, इस पॉलिटिकल नैरेटिव को। तो इस लिहाज से आई थिंक ये जो कर रहे हैं, ये मैंने पहलों को भी देखा हुआ है, PMLN में कई थे, PPP में थे, ये सारे थे, लेकिन आपने खड़े रहना है। आपके पास जो आ गया उस पर खड़े रहो एंड मूव अहेड। बहुत तनकीद होगी है इस मुल्क के अंदर, बहुत एक दूसरे की बैशिंग होगी है, हम कब तक करेंगे? प्लीज मुझे बता दें। इसका कोई रास्ता निकल सकता है और वो एक ही आदमी निकाल सकता है, ये एक ही आदमी निकाल सकता है और वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इनको चाहिए, इनको सबको बिठाएं और बोलें कि भाई मिलके काम करो। मेरे पास एक बहुत बड़ा एक इदारा है जिसको मैंने चलाना है, मुझे इसके अंदर मुलव्वस ना करो। खुदा के लिए तुम अपने पॉलिटिकल सेक्टर को ठीक करो, मैं अपने सेक्टर को चला रहा हूं, मुझे चलाने दो। ये एक तरीका आगे आई डोंट सी। लेकिन मीर साहब, बार बार हमने देखा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि सियासत में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, माजी की गलतियों से हमने सीखा है। लेकिन सियासतदान ही फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि वहीं से फैसला हो, वहीं से कोई आशीर्वाद मिले तो वो आगे बढ़े। इसी तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छोड़ रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, वो IPP में शामिल हो जाता है, तो वो पाक साफ हो जाता है वहां जाकर। बिल्कुल आपने सही बात की। ये ड्राई क्लीनिंग के चक्कर में होते हैं। जब जमहूरियत आती है सारों को फौज की फिक्र लग जाती है, जब फौज आती है सारों को जमहूरियत की फिक्र लग जाती है। ये कभी चैन के बैठते ही नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, 4 नंबर गेट के ऊपर खबे सजे कोई ना हो, वो जाते हैं। अब मैं कई बातें नहीं कर सकता हूं जो कि नहीं कर मुनासिब भी नहीं है, बट द क्वेश्चन इज कि आपने देखना है पॉलिटिकल साइड को, आप एस्टैब्लिशमेंट को क्यों देखते हैं? देखो ना, आप इतने वीक हैं हमारे सिविलियन सेक्टर कि कोई डिजास्टर होता है फौज को बुला लेते हैं, और कोई कुछ भी होता है फौज को, तो आपका सिविल डिफेंस कहाँ है? आपका अपने इदारों के जो है वो काम करने वाले, इनको आप क्यों नहीं तगड़ा करते? हर चीज को आप, फौज को आप क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनसे मदद भी लेते हैं और फिर उनको एक बराए तनकीद का निशाना बनाते हैं। लीव द आर्मी आउट ऑफ इट, लीव एवरीथिंग आउट, प्लीज वर्क इन योर ओन सेक्टर। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को भी आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि 16 माह की जो गवर्नमेंट वो करके गए हैं, वो गवर्नमेंट तो PDM की थी, लेकिन मलबा जिस तरह से आपने भी कहा कि वो नून लीग पर ही डाला गया है, तो क्या नैरेटिव होगा? किस तरह से महंगाई कम करेंगे? जब नवाज शरीफ साहब वापस आए, जो तकरीर उन्होंने की, लोगों ने कहा कि ये भी अब बेसलेस बातें हैं, वक्त गुजर चुका है, अब दौर तब्दील हो चुका है, पूरी दुनिया में महंगाई आ चुकी है। उसी टीम के साथ नवाज शरीफ क्या इंपैक्ट डाल सकेंगे? वजीर खजाना इसहाक डारी होंगे, ये हम सब जानते हैं। टीम वही है, सिर्फ नवाज शरीफ के आने से क्या फर्क पड़ेगा? देखें, नवाज शरीफ की लीडरशिप इन कंपैरिजन टू एनी अदर, शहबाज शरीफ इज मेरी नजर में इट्स मच हायर। उनका विजन और है, और मैं समझता हूं कि वो पार्टी के रहनुमा भी हैं, इसके फाउंडर भी हैं। अब ये जब आएंगे, हर पार्टी के अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, एक तो ये डिफ्यूज करेंगे। इनके बड़े कई नाराज होकर चले गए, जफर अली शाह को देख लो, चौधरी निसार को देख लो, फिर उसके बाद शायद खाकान अब्बासी को देख लो। तो ये जो चीजें हैं ये पॉलिटिक्स में चलती रहती है, कोई परमानेंट नहीं होती हैं। तो मैं समझता हूँ जो मुफाहमत और जो जितने भी ये मसले हैं, ये नवाज शरीफ इज क्वाइट केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। क्योंकि उनका एक अपना एक स्टेचर है पॉलिटिकल पार्टीज में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, और साथ साथ उनकी रिस्पेक्ट भी है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। अब बात आती है कि ये जो पार्टी की अभी आपने बात की, ये रिसर्जेंस है जो कि नवाज शरीफ अब इसको क्रिएट करेंगे, और इसका रिजल्ट आपको पता चलेगा जब ये एक इलेक्शन कैंपेन में, जैसे कि इनकी पार्टी के कह रहे हैं कि हाँ भाई वो मुल्क शहर में जाएंगे, जलसे करेंगे, लोगों से बात करेंगे। ये अब डिपेंड करता है कि इनके जलसे को कैसे रिसीव किया जाता है, कैसे उसको रिस्पॉन्स किया जाता है। ये फिर आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा कि मार्केट के अंदर इंडिकेटर क्या है, वोट किसका है, किसका नहीं है। तो लेट्स वेट एंड सी के मियां साहब करते हैं। ठीक है। और अभी हम यही सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जो दीगर सियासी जमातें हैं उनसे राब्तों के लिए भी कहा गया है, हिदायत जारी की गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी नाराज थी, मुलाकात
अब उनसे भी करेंगे। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुलाकात है वो सूदमंद साबित होगी? जो रिजर्वेशंस पीपल्स पार्टी रखती दिखाई दे रही है कि हमने पैगाम तो ये देना था कि जमहूरी हुकूमत किस तरह से बनती है, वो पैगाम देने में हम नाकाम हो गए हैं नून लीग की वजह से। देखें, पीपल्स पार्टी और पीएमएल का एक रिलेशन है, वो है लव एंड हेट। कई दफा लव बहुत ज्यादा हो जाता है, कोलिशन में भी चले जाते हैं, कई दफा एट और पीडीएम में भी चले जाते हैं, हालांकि पीपीपी वाज नेवर पार्ट ऑफ द, वो एक अलायंस थी। लेकिन हैविंग सेड सो, आज वो हेट तो मैं नहीं कहूंगा, दैट इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन एक पॉलिटिकल एडवर्सरी के तरीके से पीपल्स पार्टी जरूर बाहर आती है, उसका हक है, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन इसको, जैसे मैंने पहले कहा, नवाज शरीफ इज द ओनली पर्सन हु कैन रिकंसाइल। पहले भी हुए ना, चार्ट फॉर डेमोक्रेसी में सारे बैठे थे कि नहीं? तो ये हो सकता है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़े ठहराव वाले सियासतदान है ये नवाज शरीफ, एंड आई थिंक इनमें कैपेबिलिटी है और पोटेंशियल भी है कि ये सबको बिठा के एक एपीसी बुला ले, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर ले, जिसके अंदर एटलीस्ट हम किसी रिजल्ट पे हैं। हम कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होती है। तो इन द लेटर एंड स्पिरिट, मैं जो बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, लेटर एंड स्पिरिट द रिकंसिलिएशन हैज टू टेक प्लेस, नॉट कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो के मेरे हल्के में क्या है तो इधर क्या है, सीट एडजस्टमेंट एंड ऑल दैट। इसको बिल्कुल इससे बालातर होके आप थिंक ऑन अ नेशनल लेवल, ऑन अ बिगर लेवल। ठीक है। अच्छा मीर साहब, जिस तरह से हमने देखा नवाज शरीफ का दौरा हुकूमत जिस तरह से गया, जिस तरह से उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हम बात कर लें, इन तमाम सिनेरियो में आप समझते हैं कि ये दो जमातें बिलखुसूस और जो बाकी जमातें हैं उन्होंने इन हालात से कुछ सीखा होगा? सीखा होता तो आज आप और मैं ऐसे शोज भी ना कर रहे होते कि चीनी महंगी, फलाना महंगा, ये महंगा, लोग गुर्बत एंड ऑल दैट, हम इस तरह की बातें ना कर रहे होते। ये हम अपनी जितनी भी आप डिस्कशन हम कर रहे हैं किसी चैनल के ऊपर, ये हमारे पॉलिटिकल फेलियर्स की हम बात कर रहे हैं। हम फेल हुए हैं, दैट इज द रीजन हमारी एंटायर डिस्कशन ही यही है। और फिर उसके बाद जब सप्लीमेंट्री डिस्कशन आती है, वो है कि इलेक्शन में कौन आएगा। वो कहते हैं नहीं जी वो आ गया, कई पहले इलेक्ट हो जाते हैं, कई बाद में हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारा ओवरऑल एक फेलियर है। हमने अच्छे काम भी किए हैं, हम उस पर तो बात करेंगे नहीं, ना करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव्स हैं हम इसको उठा के आगे लेके आते हैं। जिस तरह भी आपने एक सवाल किया था, पीएमएलएन को चाहिए था, ये जो कह रहे हाँ जी कीमत कम हो जाए, भाई नहीं होगी कम। आप नवाज शरीफ को एक ऐसे पेडेस्टल पे बिठा दिया आपने कि लोगों की इतनी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि नवाज शरीफ डिलीवर करेंगे, कोई भी आ जाए, इट इज नॉट एन इजी जॉब। तो आप जरूर ये कहें कि नवाज शरीफ आए और हम कोशिश करेंगे कि इसको इकोनॉमी को ठीक करें। कोशिश इज द वर्ड, नॉट के कर देंगे, क्योंकि कल लोगों ने आपसे सवाल करने कि आपने तो कर देंगे। आप हमेशा एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करो कि लोगों के अंदर भी ठहराव पैदा हो, लोग ऐसे अंधे ना हो जाएं कि जी मिरेकल्स हो जाएंगे। इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने हर देखा है कि हम लॉलीपॉप दे देते हैं और यही वजह है कि लॉलीपॉप की वजह से गवर्नमेंट्स भी चली जाती हैं, फिर बात वो बबल बन जाता है, बबल फट जाता है। तो इस लिहाज से और इमीडिएटली मैं आपको एक और चीज कहूं, इमीडिएटली ये जो हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, ये एक रियलिटी पिक्चर पेश करें। वो कल जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह वो बच्चों से बात की है लम्स के अंदर, आई थॉट दैट फ्रेश एयर। आप करो, बिल्कुल इस तरह करो, ये ओपन है, करें, खुल के बात करें। दिस इज हाउ डेमोक्रेसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद कोई आज की बात नहीं है। ख़वातीन का इस्तेहसाल होते हुए सदियाँ गुजर चुकी हैं। कानून साजी भी मौजूद है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ख़वातीन पर तशद्दुद रुकवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। कौमी असम्बली में पेश किए गए आदाद शुमार अगर हम आपको बताएं तो उसके मुताबिक गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद के 63,000 से ज़ायद वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिनमें घरेलू तशद्दुद है, जिनसी ज़्यादती है और कत्ल के वाक़यात भी शामिल हैं।
अब कल की बात कर लेते हैं। गुजरांवाला में बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पहली और दूसरी बीवी के रोज के लड़ाई झगड़े के बाद शौहर ने दूसरी बीवी को आग लगा दी। यह वाकया पंजाब के शहर गुजरांवाला के बहलोल चक में पेश आया है, जहां नसीर नामी शख्स ने अपनी पहली बीवी के साथ मिलकर दूसरी बीवी को आग लगा दी, जबकि इसकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हो रही है। अफसोसनाक है कि वो वीडियो बनाई जा रही थी और सितम ज़रीफ़ी तो यही रही है कि किसी ने इंसानी जान बचाने की कोशिश वहां पर नहीं की है। जो मुतासरा खातून है इस वक्त तशवीशनाक हालत के पेश नज़र उन्हें लाहौर रेफ़र किया गया है और इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की जंग में मुब्तला हैं। इसी तमाम सिचुएशन पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में आदिल ने भी ज्वाइन किया है और हमारे ब्यूरो चीफ हैं गुजरांवाला में शफकत इमरान, उनसे भी इस हवाले से हम बात करेंगे। शफकत, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या ये वाकया पेश आया, इस हवाले से पुलिस की जानिब से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? चलता रहने। शफकत, आप हमें सुन पा रहे हैं? शफकत इमरान से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। कल ये अफसोसनाक वाकया पेश आया गुजरांवाला में, जहां वीडियो तो थी लेकिन उस औरत को बचाने की कोशिश नहीं की गई। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया था जिस पर अभी उन खातून को लाहौर भी रेफर कर दिया गया है। शफकत, डिटेल्स मैं जानना चाहूंगा आपसे इस वाकये की, किस तरह से वाकया पेश आया, पुलिस की जानिब से क्या बताया गया है? आवाज नहीं आ रही आप। शफकत इमरान से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खवातीन पर जो तशद्दुद के वाकयात हैं, कोई पहला वाकया नहीं है। हमने देखा कि 63,000 इस तरह के वाकयात पेश आए। हम हमेशा बात करते हैं कानून साजी की, कानून पर अमल दरामद तो यहाँ पर नहीं होता। कानून तो हम देखते हैं कि सिर्फ बनाया गया है तो वो गरीबों पर ही इंप्लीमेंट होगा, वो जो मजलूम है उस पर इंप्लीमेंट होगा, जो जालिम है वो तो पकड़ में नहीं आता। तो आपका इसी पर कमेंट चाहूंगा कि खवातीन पर जो वाकयात होते हैं आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो शफकत साहब आपके सवालात का जवाब नहीं दे सके, और वो सवाल ऐसा है जिसका जवाब हर एक के पास है। बिल्कुल। आपने कहा जी कि पुलिस इस सिलसिले में क्या कर रही है? पुलिस कर रही है फलां का सर, समझ आई मेरी बात की? इसलिए कि करती क्या रही है? आपको अंदाजा है कि आप जिन स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान में हर 1 घंटे के बाद एक औरत ब्राइड डेथ, डाउरी डेथ या फीमेल हरासमेंट लीडिंग टू डेथ की वजह से मर जाती है। आप जरा सोच सकते हैं कि एक साल में कितनी औरतें इस वजह से मरती हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि दुनिया जहान की किताबों के अंदर जहां वायलेंस और हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन का है, वहां पाकिस्तान माशाल्लाह अपना झंडा लहरा रहा है। तरक्की कर रहे हैं। हमें वर्ल्ड कप नहीं मिलना क्रिकेट में, हमें करप्शन में, ज्यादती में, जुल्म में, औरतों पे और बच्चों की डेथ और उनकी म्यूटिलेशन के ऊपर वर्ल्ड कप नहीं, यूनिवर्सल कप मिल रहा है। एक होती है मिस वर्ल्ड, हम माशाल्लाह कंट्री जो है वो मिस यूनिवर्स है। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बात बताऊं, ये एक नोन चीज है जिसे हम कहते हैं, मुख्तलिफ नाम इसको देते हैं। वो होता ये कि एक यंग औरत होती है जो किसी के निकाह में आई होती है और शादी के कुछ अरसे बाद पता ये चलता है कि स्टोव फट गया। या अल्लाह, ये स्टोव जो फटते हैं ये बनते कहां हैं? इनको कौन सेफ्टी स्टैंडर्ड देता है? इसके जद में आके मर्द क्यों नहीं मरते? या उस घर में रहने वाली सास क्यों नहीं मरती? हमेशा बहू क्यों मरती है? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। स्टोव डेथ बड़ा ही आसान है जी। आपने घर वालों ने मिलके केरोसिन छिड़क दिया, मिट्टी का तेल औरत के जिस्म पे छिड़क दिया, उसके कपड़ों को एक तीली लगाई, एक माचिस की तीली, और कह दिया कि ये स्टोव फटने से मर गई है। बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब, इसमें भी हमने देखा कि किस तरह से जालिमाना तरीके से तेल छिड़कर आग लगाई गई है, वीडियो बनाई जा रही है, बचाया नहीं जा रहा है। कहां बिंगा मुआशरा हम कहां खड़े? हम गुजरांवाला की बात कर रहे हैं, हम रानीपुर की बात नहीं कर रहे, किसी देहात की बात नहीं कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद की बात कीजिए, हम एरियाज में बढ़ जाते हैं ना। आप गुजरांवाला ऐसा कह रहे हैं जैसे गुजरांवाला तो बहुत, आप इस्लामाबाद अपने फेडरल कैपिटल की बात कीजिए, चक शहजाद की बात कीजिए, F-74 की बात कीजिए, उन लड़कियों की बात कीजिए कि जिनके वालिदैन डिप्लोमेट रह चुके हैं। सर, ये पाकिस्तान में जुल्म यूनिवर्सल है, हर शहर में। आप लोगों को भूल जाती है नूर मुकद्दम, आप लोगों को भूल जाती है सारा इनाम। जब आप ये बात करते हैं, वो किस चीज का शिकार हुई है? आप रानीपुर को ना सिर्फ याद रखिए, अब तो भूल गए आप। माशाल्लाह हाफसा हमारा इतना अच्छा है कि आप रानीपुर कहें तो याद नहीं आता। अब मेरी बात करें, मुकम्मल कर लीजिए। आपने ये कहा कि ये हर जगह होता है। हमेशा मैं एक बात कहता हूं, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन
खुद औरत है। ये जो पर्टिकुलर हम करें ना, ब्राइड डेथ की बात करें, दुल्हन का मर जाना, बहू का मर जाना, इसमें सास और नंदें हमेशा एक कंप्लेसेस होती हैं। और यकीन कीजिए, एज अ डॉक्टर मैंने दर्जनों नहीं सैकड़ों औरतों को देखा जिन्हें जले हुए लाया गया। उनका एक नज़ई बयान भी होता है, मरने से पहले पुलिस वाला बैठ के लिख रहा होता है उसका एक बयान। हर बयान में वो ये कहती हैं कि मुझे सास ने जलाया, मेरा मियां तमाशा देख रहा था। आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो एक तमांचा है हमारे मुल्क की इंसानियत और अखलाकियात के ऊपर। आपका ख्याल है पूरा घर इस तमाशे में शामिल नहीं है? बिल्कुल। एक बीवी दूसरी बीवी को आग लगवा रही है अपने मियां से, उसी घर का एक फर्द उसका वीडियो बना रहा है और कोई दाद फरियाद नहीं है। हुजूर, ये इस वक्त सिर्फ जराइम की बात नहीं है। वी आर सिक एज ए नेशन, सिक। मैं हमेशा कहता हूं कि सब हमारी जो नेशनल बीमारी है ना, लेकिन डॉक्टर साहब आप ये देखें, जिस तरह से आप ये कह रहे हो और हम भी इससे एग्री करते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। इस वीडियो में, इस वाकये में हम ये सबूत भी देख रहे हैं, लेकिन फिर हम बात करते हैं कि वही माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, अपने बच्चों को ये बताना है कि उन्हें औरत की इज्जत करनी है, फिर वही माएँ कन्वे नहीं कर पा रही हैं, वही जनरेशन में ये बात आगे नहीं पहुंचा पा रही हैं। हुजूर वाला, आप कौन से ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, किस तरबियत की बात कर रहे हैं कि औरत की इज्जत आपके दिल में हो? बुरा न मानिए, आप माशाल्लाह टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, कितने चैनल्स हैं। इस वक्त सबसे पॉपुलर चीज पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीवी ड्रामा है, उसके ऊपर सांसें लोगों की अटकी हुई हैं। हाय आज फलाना क्या करेगा, हाय आज। हजूर वाला, जिस ड्रामे के अंदर तड़ाक करके थप्पड़ ना हो हीरोइन के मुंह पे और 3-4 ना हो, लोगों को मजा ही नहीं आता। सर, जिस लड़की को, जिस सीन को, जिस ड्रामे को थप्पड़ों से ज़ेबाइश ना उसकी की जाए, आप यकीन कीजिए, जिसमें जालिम सास ना हो। भाई 40 साल के बाद औरतें आज भी वो ड्रामा, हमारी अदाकाराएं आज भी वो ड्रामा करेंगे जिसमें वो मां साहब बन के बैठी हैं। और जैन दो खुदा का वास्ता है, किरदार लेने से पहले सोचो कि तुम्हारा लालच इस मुल्क के ड्रामा व्यूअर्स को क्या कर रहा है। आप मेरी बात काट रहे हैं इसलिए मैं आपकी महबूब अदाकारा की बात कर रहा हूं। हजूर वाला, ये लोग सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। अगर इन्फ्लुएंसर्स चूज नहीं करेंगे, सर ये जरूर कहा जाता है नसीबो लाल गंदे गाने गाती रही है। जिस किस्म के किरदार तुम लोग कर रही हो उसकी वजह से ये पूरी नेशन तबाह रही है। इसको पता है कि हीरोइन या लड़की के मुंह पे थप्पड़ मारना जायज है और थप्पड़ की इब्तिदा है, थप्पड़ के बाद उसको आग लगा दो, ये भी जायज है। औरत को मर जाना चाहिए, जल जाना चाहिए। तुम्हारे सामने उसके कपड़ों में से शोले निकल रहे हो, वो चीखें मार रही हो और तुम्हारे अंदर एक बड़ा इत्मीनान हो कि मैंने बिल्कुल सही किया। ये हजूर वाला, ये आज की बात नहीं है, हमारे अंदर स्टीप्ड है। एक मैं आपको वर्ड याद करूं कि मुझसे छोटे हो और जाहिर है कि मैं तो कबले मसीह का हूं, तो एक वर्ड होता था अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा वो चीज होती है जो कि आग लगा के कोई औरत अपनी नोबिलिटी को या वर्जिनिटी को प्रूव करती है। हुजूर वाला, ये सब वही है। आपने एक देवी को अग्नि परीक्षा में से गुजार लिया और रावण और राम दोनों देख रहे थे जो आपके खुदा थे, तो हम और आप क्या चीज है? लेकिन डॉक्टर साहब, हम बीइंग अ मुस्लिम फिर हम बात करते हैं कि हमारा तो मजहब हमें सबसे पहले औरत की इज्जत करना सिखाता है। जहां हम कह रहे हैं कि फिर परवरिश में ये कमियां हैं, हम अपने मर्दों को ये नहीं सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को घरों में ये सिखा नहीं रहे हैं, स्कूलों में ये नहीं सिखा रहे हैं, फिर हम दोहरे मयार में रह रहे हैं। फिर हम मुसलमान होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उन्हीं रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कर्ज करूं, आपको जिस वक्त आपको याद आता है ना, आप एकदम से इस्लाम का सफेद झंडा खड़ा, अच्छा जी, जिस वक्त आपको याद आता है, आप अपने बैकग्राउंड का इस इलाके के सारी खिबासों के झंडे बनाए। आपने मुसलमानों की बात की, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। ये अमूमन डेथ्स जो हैं, ये तो दो सौतनों के दरमियान लड़ाई हुई। अमूमन हमारे बचपन होता था जहेज के ऊपर कि जहेज जितना कहा गया था, जितना प्रॉमिस किया गया, उतना दिया नहीं गया। इसीलिए मेडिसिन की किताबों में इस हैरेसमेंट का नाम डाउरी डेथ है, यानी कि जहेजी मौत है। अच्छा, और ये आज भी रोजाना हो रही है। आप जब जहेज मांगते हैं तब इस्लाम याद नहीं आता। समझ आई मेरी बात की आपको? उस वक्त जब याद नहीं आता तो ये सारी इल्लतें जो हैं, ये बाकी लानतें बन जाती हैं। आज हमारे यहाँ लॉज हैं कि जहेज ना दिया जाए, कौन फॉलो करता है? कौन फॉलो करता है? सर, लोग अपनी, मैं आपको अभी मैं सुबह आने से पहले यहाँ सिर्फ एक बात पढ़ रहा था। आप मुझे कई प्रोग्रामों में बात नहीं कर रहे थे कुछ चीजों की, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं जी। मैं कल रात की बात कर रहा हूं, लाहौर के अंदर एक बहुत फेमस रोड है जेल रोड, जहां पे तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 28 अस्पताल हैं। उन अस्पतालों के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और उस पर लिखा पता है क्या है? आइए और जेंडर सिलेक्शन कीजिए अपने होने वाले बच्चे की। हजूर वाला, जेंडर सिलेक्शन का ये मतलब है कि कुदरत के साथ खेल जाइए। आपको बेटी नहीं बेटा चाहिए। ठीक है, खुदा का वास्ता है, जहां पे ये इश्तिहार हो। शफकत इमरान में जो अल्लाह करे मिल गए हैं, बताते नहीं बात करते इस वाकये की डिटेल। शफकत, आप ये बताइएगा कि अभी पुलिस के इस हवाले से क्या कहना है? जो वीडियो इस वक्त मंजर आम पर आ रही है वो समझ से बाहर है कि किसने वो शूट किया है, किस हिम्मत के साथ वो वीडियो बनाई गई है, उन लोगों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई है?
देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो तफ्तीश के हवाले से जो बात आगे बढ़ रही है और उस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, नसीर जो उसका शोहर है, और तकरीबन 8-9 माह कबल इनकी शादी, दूसरी शादी हुई थी जो शुमाइला बीबी है, जिसे जिंदा जलाया गया है पेट्रोल छिड़ककर। अब बात यह है कि जो सोतन है, जो उसकी पहली बीवी है, उससे मिलकर, नंद से मिलकर और दीगर जो घर वाले उनके साथ मिलकर ये बात बताई जा रही है कि ये वाकया किया है। लेकिन पुलिस ने अभी तक खवातीन को या किसी और मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। इस वाकये में सबसे अहम पहलू जो है कि जो वीडियो बनाई गई है उस वाकये की, वो शख्स वहां पे खड़ा था, पेट्रोल छिड़कते वक्त भी वो देख रहा था, फिर उसके वक्त आग लगाते वक्त भी देख रहा था। कोई आग लगाने के बाद उसे आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि खवातीन तानाजनी कर रही हैं, ऊपर से शोर कर रही हैं, उसे कह रही है कि तुम इसी तरह मरोगी। लेकिन बात वो जो वीडियो बना रहा है वो अपना काम करके चला गया। शफकत, वीडियो कौन बना रहा था? उस शख्स का कुछ पता चला? किस को नामजद किया गया? कौन कौन अभी तक अरेस्ट हुआ है? अच्छा, वीडियो बनाने वाला शख्स जो है वो इलाके का है और बताया जाता है कि इनका अजीज ही है जिसने ये वीडियो बनाई है। अब पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें खामन समेत तकरीबन 4 से 5 अफराद के खिलाफ जो नामजद जो FIR दर्ज की है। घर वाले सारे फरार हो चुके हैं। अब बात यह है कि जिस खातून को जिंदा जलाया गया है, उस पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाई गई है, वो भी पहले 4 से 5 बच्चों की मां बताई जाती है, जहां उसकी पहली शादी हुई थी। वहां से वो डाइवोर्स लेने के बाद इसके साथ जो है वो उसने निकाह किया और 7-8 माह हुए थे इसके निकाह को। घर में घरेलू नाचाकी, तानेबाजी और ये चीजें तो होती रहती हैं, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन इस तरह जो है वो अफसोसनाक वाकया और इंसानियत सोज वाकया जो है वो किया गया। उस पर जो है वो पेट्रोल छिड़ककर सरेआम आग लगाई गई। पुलिस का कहना है कि जो उसके खामन की जो तफ्तीश की गई है, तो उसका कहना था पहले बयान में कि मैं घर उस वक्त पहुंचा जब शुमाइला बीबी जल रही थी और उसको फौरी तौर पर अपनी गाड़ी में लेकर जो है वो हॉस्पिटल की तरफ रन किया। लेकिन इसमें जो है वो तजाद है, रेस्क्यू हुकाम ने उसको अपनी गाड़ी में पहुंचाया, वो भी हाफजाबाद के जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाया गया और उससे फिर उसकी हालत क्रिटिकल होने की वजह से उसको लाहौर रेफर किया गया। तो अभी क्या कंडीशन बताई जा रही है उस औरत की? देखिए, जो 90% जल जाने के बाद इंतहाई सीरियस हालत में है वो खातून, क्योंकि 90% उसका पूरा जिस्म जल चुका हुआ है। उसका मुंह जो है वो चेहरा बुरी तरह जो है मस्त है, क्योंकि वो उस फुटेज में भी हमने देखा है। और जब उसने अपना नज़ाई बयान दिया है पुलिस को, उसी हालत में उसने पुलिस को बयान दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे बयान तब्दील भी किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उसी बयान पर कार्रवाई शुरू कर रखी हुई है जो उसने पहली दफा दिया जब वो होश में थी, और उसने उसी बयान पर जो है वो तमाम मुल्ज़मान को नामजद किया। अब अनवर, इसमें एक और बात भी है कि ये बराह रास्त इसी खातून की मदयत में ये जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आगे क्या सूरत हाल होती है, पुलिस तो कोशिश कर रही है कि तमाम मुल्ज़मान को, CPO गुजरांवाला सलीम अयाज ने इस हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन जो है उनकी सरबराही में एक बहुत बड़ी टीम बनाई है कि ताकि तमाम पहलू का जायजा लेते हुए उन मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है और जिसको सोशल मीडिया पर भी डिस्कस किया जा रहा है कि जो शख्स वो वीडियो बना रहा था, आग बुझा नहीं रहा, कोई खातून या कोई मर्द वहां पे खड़े कोई आग बिल्कुल कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान बेरोची गुजरांवाला, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, खवातीन कमजोर हैं, फिर मर्दों को यह एहसास कौन दिला रहा है? खुद खवातीन ये एहसास दिला रही हैं तो फिर उनके साथ ये तशद्दुद किया जा रहा है, इस तरह के साने हो रहे हैं। जी सर, इन तमाम जराइम में जो खवातीन के खिलाफ होते हैं उसमें एक्कम्प्लेस घर की औरतें होती हैं। सर, जिस घर में एक सास और नंदे मौजूद हों, वहां कैसे मुमकिन है कि एक मर्द एक अपनी बीवी को आग लगा दे? सर, ये नहीं मुमकिन होता। देयर ऑलवेज एक्कम्प्लिसेस। इसके अंदर जो वाकई आपके जेर नजर है, इसमें क्या एक और औरत एक्कम्प्लिस नहीं है? क्या घर की बाकी खवातीन? आपको ये सवाल का जवाब मिला है इमरान शफकत साहब से? इस मुआशरे की तरबियत, इन खानदानों की तरबियत कौन करेगा? ये हम ही कर रहे हैं जो गलत तरबियत कर रहे हैं। हमारी फितरत को कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपसे, मुझे यहाँ स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही, आपके जो नुमाइंदा गुजरांवाला ने बताया कि वीडियो कौन बना रहा था, वो कह रहे हैं कोई उन्हीं का कोई रिश्तेदार था, उसी घर में मौजूद, बिल्कुल उसी घर में
में, तो इसका मतलब है कि हम मुआशरा नहीं, हम घराना और खानदान भी तमाशबीन हैं, तमाशाई हैं इन तमाम चीजों के। और सर तमाशाई कभी तमाशा खत्म नहीं करते। आपका सवाल यह है औरतों पर तशद्दुद कब खत्म होगा? जब हमारी तमाशबीनी खत्म होगी, और हमारी तमाशबीनी कभी खत्म नहीं होनी। आई समझ आपको? एक बात। दूसरी बात है, आप एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि औरत की हालत क्या है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे मुंह में खाक, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले गॉड। सर हफ्ते या इतवार वाले दिन ये औरत मर जाएगी। उसकी वजह मैं बता दूं आपको, सिंपल सा एक हिसाब है। हमारे मुल्क में अगर 30% बर्न्स हो जाए, 30% बॉडी का सिर्फ 30% बर्न हो जाए, मरीज चंद दिनों बाद मर जाता है। आप बचा ही नहीं सकते। अगर मुझे कोई चैलेंज करना चाहता है तो बर्न सेंटर मौजूद है, जिना बर्न सेंटर मौजूद है मेयो अस्पताल में। मुझे कहिए कि आपने पिछले साल में 30% ज्यादा कितने बर्न्स लोगों को बचा सके? नहीं बचा सकते। इसमें आपकी नालायकी नहीं है। लेकिन सर इस औरत के बर्न्स 50% से ज्यादा है आपने। और दूसरी बात एक और बताओ, कितने इश्यूज हैं और इसमें। गुजरांवाला एक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सिटी है। मुझे नहीं पता आप कभी गुजरांवाले गए या नहीं गए, तो गए हैं तो फिर आपको जानते हैं कितनी तरक्की की, आपका भी ताल्लुक वहां से, कितना पैसा। सर बस पे क्या करूं, मेरा ताल्लुक तो बस क्या। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, आप बाहर के ममालिक में भी रहे हैं, आपने वहां पर भी देखा है, वहां का कल्चर हमसे शायद ज्यादा बुरा था, बीइंग अ नॉन मुस्लिम। उन्होंने फिर इन चीजों को किस तरह से कंट्रोल किया? सर उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि वहां पे बुनियादी तौर पे कानून का निफाज है। सर वहां भी कत्ल होते हैं, आदमी औरतों को कत्ल करते हैं, बहुत ज्यादा हरासमेंट है, पर सजाएं मिलती हैं। सजाएं ऐसी मिलती हैं। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, कानूनदान भी शायद ये प्रोग्राम देख रहे हो। वैसे तो पता नहीं आजकल क्या देखते हैं कानूनदान, लेकिन ये प्रोग्राम भी देख लें, बाकी लोग भी देख रहे हो। मैं पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख के अंदर एक मर्द को अपनी बीवी को जलाने की सजा नहीं हुई। एक मर्द को। सर जिस जुर्म की सजा ही नहीं होती, क्या वो जुर्म कभी खत्म हो सकता है? एक बात, मेरी बात का आपने फिर से वो दरमियान में देखी थी, बात को आगे थे। मैंने आपको कहा कि कल मैं जेल रोड से गुजरा था, वहां अस्पतालों के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं, जेंडर सिलेक्शन, IVF के साथ जेंडर सिलेक्शन भी। कहने का मतलब यह है बेटे ही पैदा करते जाओ, बेटी ना पैदा करो। सर जिस मुल्क में औरत को पहला सांस लेने का, यूट्रस के अंदर पलने का हक नहीं है, वहां जीने के मतलब पैदा होने के बाद जीने का हक होगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यहां हाईएस्ट इस वक्त इंसिडेंस है फीमेल इन्फेंटिसाइड का। इन्फेंटिसाइड का मतलब मैं आपको समझा के जाता हूं। एक खातून है, उसका हमल ठहर गया है, वो और उसके मियां उसकी सास के साथ, होने वाली दादी के साथ जाके टेस्ट करवाएंगे कि बच्चे की जिन्स क्या है, जो बड़ी आसानी से। अगर बच्चे की जिन्स औरत है, लड़की पैदा होने वाली है, उसको यूट्रस के अंदर मार दिया जाएगा। आप एबॉर्शन की बात करते हैं, हमने एबॉर्शन की वो शक्ल निकाली है कि बच्चा पैदा ना हो, सिर्फ उसका हमल ठहरा है और हमने उसको उड़ा दिया है, उसको जीने का हक नहीं दिया। फिर आप कहते हैं इस्लाम 1400 साल पहले लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अरे कम से कम जिंदा तो होती थी, जिंदा भी नहीं आज होने दिया जा रहा। जिंदा रहने का, जिंदा होने का, जीने का हक ही नहीं देते, और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। सर ये इस्लामी जमहूरिया वाला कबा उतार दीजिए। जिस तरह से अब आप ये बता रहे हैं, हम देखते हैं कहीं तेजाब से चेहरा जला दिया जाता है, कहीं वनी जैसी, अब उसको हम बेखैरती ही कहेंगे, वट्टा सट्टा की रस्में हैं, इस तरह की इतनी रस्मों का शिकार खवातीन हो चुकी हैं। लॉस की हम बात करते हैं बार बार, इंप्लीमेंटेशन तो किसी सूरत है ही नहीं है। बीइंग अ मुआशरा फिर हम खुद क्या कर सकते हैं? मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ लॉज जो बनने चाहिए थे, मेरा ये ख्याल था कि आपकी तमाम असेंबलियों के अंदर हैंड पिक्ड औरतें होती हैं, फलाने की बहू, फलाने की भतीजी, फलाने की बेटी, फलाने की बीवी, ये सब हैंड पिक्ड हैं जो हमारी खवातीन लेजिस्लेटर्स हैं। सर हर असेंबली में बैठी हुई हैं, बैठी हुई कि नहीं बैठी, नेशनल असेंबली में बैठी हुई, सेनेट में बैठी हुई हैं औरतें। सर कभी एक बिल बता दीजिए जो इन्होंने औरतों की प्रोटेक्शन के लिए पास किया हो। अच्छा सर आप कहते हैं कानून की इंप्लीमेंटेशन, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कानून के हसूल के लिए कभी को कोशिश करनी पड़े जी। आपकी नस्लें मर जाती हैं इस मुल्क में कानून। लेकिन डॉक्टर साहब अब करें तो करें क्या, औरतों को एम्पावर करें? हमने तो देखें, हमने तो कभी ये नहीं सुना कि किसी मर्द पर घरेलू तशद्दुद किया गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा से ऐसा भी होता है, वो बेचारा अपनी मर्दानगी की वजह से चुप रहता है। ठीक है सर, औरतों को भी एम्पावर करने की जरूरत है। यहाँ रुक जाइए एक सेकंड, हम दो मर्द बैठे हुए हैं, तुम बहुत बड़े सोचता में जमा हो गए, मैं नहीं हूं भाईजान। आप लोगों को भी मैं बता दूं, मर्द चुप रहता है, इसलिए कि रोता हुआ मर्द बेगैरत समझा जाता है। औरतें जितना ज़हनी और इमोशनल डिस्टर्ब करती हैं अपने शौहरों को, बयान नहीं कर सकता। हजूरे वाला, मैं जब गुजर के जाता हूं ना सुबह इमरजेंसी में से अपने अस्पताल में, तो 40-40 साल के मर्द दिल के दौरे के साथ पड़े होते हैं CCU के अंदर। मैं कई दफा रुक के पूछता हूं कि बेटा मुझे सच बात बता दो, क्या वजह है कि तुम्हें इस उम्र में दिल का दौरा पड़ा? 3 चीजें सामने आती हैं। मेरी फैमिली में था, मैं सिगरेट पीता था, और आखिर में कहते हैं बीवी। सर बीवियां
अपने शौहरों को मौत के उतारती हैं हर वक्त ताने दे देकर और तंग कर करके। हम लोग सर सारी कौम जालिम है। आपने कहा करना क्या चाहिए। सर मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, सबसे पहली जो चीज आज हम कर रहे हैं ये करना चाहिए, कहीं तो कोई आवाज उठाए, शायद 2 कान सुन लें। इस प्रोग्राम की मुझे नहीं पता व्यूअरशिप क्या है, मगर अगर इस प्रोग्राम की व्यूअरशिप में 2 लड़के या 2 मर्द या 2 शौहर अगर हमारे मैसेज को सुन लें कि खुदा के लिए ये इतना बड़ा अजाब है कि आप किसी औरत की जान लें, किसी को नहीं, उसको तलाक दे दें, अपनी जिंदगी से निकाल दें, उसको जलाने की क्या जरूरत है, उसके ऊपर तेजाब डाल के उसकी जिंदगी तबाह करने की क्या जरूरत है। आपको कोई नहीं पसंद, आपके साथ कंपैटिबल नहीं है, पार्ट वेज। लेकिन डॉक्टर साहब फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वालिदैन बेटी को समझा के भेजते हैं कि वहां से आपका जनाजा ही उठना चाहिए, वैसे वापस नहीं आना। तो वो औरत फिर क्या करे, वो खातून क्या करे जिसको फिर वो जुल्म सहने हैं। हमने इस तरह की हमने कल परसों एक वीडियो भी चलाई थी जिसमें हमने दिखाया था हिंदुस्तान में ये हुआ कि एक लड़की थी, उसको वापस लाया जा रहा था बैंड बाजे के साथ तलाक के बाद। तो उसके वालिद ने कहा था कि मुझे अपनी बच्ची बेटी बहुत प्यारी है, मैं वहां पर जो उसके साथ जुल्म होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इस कॉन्सेप्ट को कुछ लोग बहुत गलत कहते हैं, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट फिर ठीक है। सर ये कॉन्सेप्ट बेइंतहा अच्छा है, अगर बच्ची जिंदा वापस आ गई है शुक्र करें, वाकई बैंड बाजे वाली बात है। हमारे यहाँ थोड़ी सी बात सुनिए, मैं एक जमाने में कहा करता था कि जहालत की वजह से ही होता है या लड़की के वालिदैन कमजोर होते हैं। सर मेरे सारे ख्यालात बदल गए हैं, इसलिए कि सारा इनाम के वालिद की दुख भरी कहानियां कभी सुने। सर कितने अरसे से वो कनाडा में है, पैसा लाखों में पानी की तरह बहा दिया गया, कहीं कुछ नहीं मिला। सर ये पढ़ा लिखा आदमी है जिसकी बेटी पढ़ी लिखी थी, बहुत लायक थी, ये इस्लामाबाद में रहते हैं, ये फिर रानीपुर में नहीं रहते। और जिन लोगों के पास थे वो भी पढ़े लिखे थे, इतने पढ़े लिखे थे और आप ही की बरादरी से थे, मतलब समझे ना मेरी बात, समझ आ रही मेरी बात की। यकीन खुदा पे कीजिए, इससे ज्यादा ग्रूसम मर्डर्स नहीं हो सकते। जलाना बहुत बड़ी बात है, मगर सर एक लड़की को इस्लामाबाद के F74 के घर के अंदर एक लड़के का, मैं अर्ज आपको करना चाहता हूं, इट नाउ ट्रांसेंड्स ऑल कल्चर्स एंड ऑल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। हजूर वाला मैं अब सोचता हूं करना क्या चाहिए। सर जी पहली बात यह है, खुदा का वास्ता है वालिदैन अपनी बेटी की आहो पुकार को पहचाने। अगर वो अपने शौहर के घर खुश नहीं है, खुदा का वास्ता है उसकी लाश से बेहतर है कि आप वो ये बात छोड़ दें कि आज डोली में जा रही हो मगर जनाजा उठना चाहिए तुम्हारा वहां से, वो जनाजा ही फिर उठता है। खुदा के इसको आने दें, शी हैज अ राइट टू रीलिव। खुदा का वास्ता सर आप बिल्कुल ऐसी है, जो बच्चियां हैं उन्हें दूसरों के घरों में मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो वहां पर खुश नहीं है तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन बच्चियों को वापस अपने घर में ले आना चाहिए, जिंदा सलामत ले आना चाहिए, ना कि हम उनके जनाजे वापस लेकर आए। प्रोग्राम के बाद नाज़रीन खत्म हुआ है, डॉक्टर उमर आदिल का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हजूर वाला मेरी बातों पर पैमरा बड़े नोटिस भेजता है, पैमरा आज से उन ड्रामों के चलने पर नोटिस भेजे जिसमें औरत को थप्पड़ मारा जाता है, क्योंकि आप इस चीज पे इतराज नहीं करते, जिन चीज पे आपको इतराज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस मुआशरे को। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह कल नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।